जो आपकी रील्स हैं 13 मिलियन प्लस 15 मिलियन वाली 3 मिलियन वाली, ऐसा कौन सा कोड क्रैक कर लिया आप लोगों ने जो इतना सक्सेस मिल रही है, इतने व्यूज़ आ रहे हैं? जहाँ यदि आपका वीडियो वायरल हो रहा है वहाँ नेगेटिव लोग भी आएंगे ही आएंगे। बाकी इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब की एल्गोरिथम अलग अलग है। इतना इंपॉर्टेंट रूल है जब हम टैगिंग करते हैं, टैग्स लगाते हैं। इंस्टाग्राम ने खुद ही बोल दिया है कि कोई वैल्यू नहीं है। आपको लगता है कि मेल को ट्रोलिंग कम होती है वर्सेस फीमेल? फीमेल को Female ज़्यादा को ज़्यादा ट्रोलिंग होती होती है। देखिए, कंटेंट तो रिस्पॉन्सिबली बनाना चाहिए क्योंकि वो डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है किसी की भी लाइफ में। नॉर्मल कंटेंट बना रहे हो तो आपको व्यूज़ कम ही आएंगे, तो लोग कुछ ना कुछ करके उसमें फेकनेस डालते हैं। अपलोडिंग कर रहे हैं, हाउ डू वी जनरेट व्यूज़? उसको वायरल करने के कैसे क्या तरीके हैं? लाइक जो लोग बाहर से देख रहे हैं उन्हें तो कूल लगता ही है, बट इसमें जो हार्ड वर्क है, जो मेहनत है, वो जॉब से ज़्यादा है। आपका क्या रीज़न था कंटेंट क्रिएशन में आने का? तो एक दिमाग में चलता रहता था पीछे सबकॉन्शियस माइंड में कि ये जॉब मैं कब तक करूँगा। तो आफ्टर 2 ईयर्स आप जहाँ आप खड़े हो, आपको लगता है कभी कि आपको वापस जॉब में जाना चाहिए? लाइक जॉब में होता है ना कि अगर हमें लेट नाइट काम करना पड़ रहा है तो हम बॉस को 10 गालियाँ देंगे, बट हम करेंगे वो काम। बट यहाँ तो अपना ही काम है ना। हे गाइस, वेलकम टू द न्यू पॉडकास्ट ऑफ ग्राइंड अनप्लग्ड। जो आज के हमारे गेस्ट हैं, ये फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपनी 7 डिजिट जॉब छोड़ के फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन को अपना करियर बनाया है। तो आज इनसे हम समझेंगे कि किस तरीके से कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे एक कंटेंट क्रिएटर अब इस जर्नी को मोनेटाइज कर सकता है, किस किस तरीके से, और मंथली कितने पैसे कमा सकता है। इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि आजकल की डेट में जो कंटेंट बन रहा है, जो क्रिएशन हो रही है, वो कंटेंट कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है। रियल लाइफ का कंटेंट और रियल लाइफ का कंटेंट दोनों आपस में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी क्वेश्चनेबल है। इसके साथ साथ हम आज ये भी बात करेंगे कि सडनली जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतने सारे डिजिटल गुरुज आ गए हैं और अपना कोर्सेज बेच रहे हैं, हर हर चीज़ का एक कोर्स बनता जा रहा है और सेल कर रहे हैं। क्या क्रेडिबिलिटी है इन कोर्सेज की? क्या है इनका सच? क्या है रियलिटी? आज हम इस पे बात करेंगे। तो ये पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखना। आई एम श्योर आपको बहुत सारी वैल्यू मिलेगी और क्लैरिटी मिलेगी। स्टार्ट करते हैं मानसी जी और शैलेंद्र जी कि आपकी जर्नी एज अ कंटेंट क्रिएटर फ्रॉम गोरखपुर टू गुड़गांव कैसी रही? जस्ट हाउ वाज द चाइल्डहुड? कैसे आप गोरखपुर में जर्नी क्या थी, क्या करते थे और कैसे गुड़गांव पहुँचे आप? मैं काफ़ी मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे 4 भाई बहन हैं। मैं मतलब सेकंड नंबर पे हूँ। मेरा भाई मेरे से बड़ा है। तो अकॉर्डिंग मतलब जैसे मिडिल क्लास फैमिली में हमेशा एक लड़के को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं। एजुकेशन ऐसा नहीं है, मतलब पेरेंट्स ने कभी कोई कमी नहीं करी, लेकिन फिर भी कंपैरिजन थोड़ा सा तो रहता ही है। तो मेरी स्कूलिंग, मेरी स्टडी में लेके थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ रहा है, जिसको लेके मैं थोड़ा सा मुझे लगता है कि और अच्छा हो सकता था। बट ठीक है, वो जो मम्मी पापा ने मेरे लिए किया वो काफ़ी मतलब अच्छा है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट किया था। और जैसे गोरखपुर में मेरी सारी स्कूलिंग हुई है, सारा सब कुछ गोरखपुर में स्टडी करा, डिप्लोमा करा मैंने। इसके बाद मैं ग्रेजुएशन जो है वो मैं रेगुलर बेसिस पे करना चाहती थी, बट फाइनेंशियल कंडीशन सही होने के ना चलते ये सारी चीज़ों के लिए मेरी एजुकेशन जो है वो सिर्फ डिस्टेंस लर्निंग की तरह हुई। और मैंने 2012 से ही जॉब करना शुरू कर दिया था। मैं अपना स्कूलिंग कर रही थी, सॉरी, और डिप्लोमा कर रही थी। डिप्लोमा ओवर होने से पहले मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी। उसके साथ साथ कंटिन्यू करते करते, पार्ट टाइम करते करते, फिर मैंने 2015 में करीब मैं गुड़गांव शिफ्ट हुई। 15 में मैंने सिर्फ 8,000 की जॉब पे मैं गुड़गांव आ गई थी। वहाँ पे मैंने अकेले सब कुछ मैनेज करा, सारी चीज़ें, चाहे रेंट हो, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, अपने सारे एक्सपेंसेस, वो सारी चीज़ें मैंने मैनेज करी। फिर 1 साल हुआ नहीं कि घर में शादी का प्रेशर चालू हो गया। लड़की बड़ी हो गई है, 25 साल की हो गई है, शादी करनी है, शादी करनी है। और बस यही सब शादी वगैरह देखते देखते, लड़का देखते देखते मैं इनसे मुलाकात हो गई, मतलब मम्मी पापा के थ्रू ही। ऐसे हमारी अरेंज मैरिज है, तो मम्मी पापा के थ्रू हमारी मुलाकात हुई। फिर 2017 तक फिर हमारी शादी हो गई। तब से हम लोग मतलब साथ में हैं। राइट, तब आप जॉब में थे जब हाँ, शादी? तब मैं जॉब में थी। ओके।
मैं जॉब में थी। हमने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा है जॉब के बाद 2019 में। 2009 ओके, हाँ, जस्ट बिफोर कोविड। यहाँ बिफोर कोविड। Okay. यस, हम लोग कोविड वाले नहीं हैं, हम लोग उससे पहले वाले हैं। अच्छा, तो उससे पहले जब आपने स्टार्ट करा कंटेंट क्रिएशन, राइट, व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द मोटिवेशन? एक वाई होता है कि मुझे स्टार्ट करना है, वाई, बट वाई, व्हाट वाज द वाई? एक्चुअली ये वाई जो है ना, ये बहुत ही क्रेजी है, क्योंकि मुझे एक्चुअली सिर्फ जॉब करना पसंद, मतलब मुझे एक सीधी लाइफ नहीं पसंद कि आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, बस हो गया, आपके पास एक ठीक ठाक सैलरी आ रही है, अब ख़त्म। मेरा टाइम बचा हुआ है, आई हैव टू यूटिलाइज़ कि मैं कुछ अर्न कर लूँ। मैंने स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ किया। जब मैं स्कूलिंग करती थी, जैसा बताया, मैं पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। जब जॉब करने लगी तो फिर पार्ट टाइम कुछ बिजनेस ये सब चालू कर दिया। मैंने एक ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसके लिए मैं सदर में जो ज्वेलरी मार्केट है वहाँ जाती थी। 3-3 घंटे घूम के, 4 घंटे घूम के 4-5 किलो का झोला अपने कंधों पर टांग के मैं लेके आती थी। अच्छा, और उस तरीके से मैंने ऑनलाइन ज्वेलरी बिजनेस वगैरह किया। तो वहाँ से इन्होंने मुझे आइडिया दिया, क्योंकि मैं एक छोटे छोटे वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया था ज्वेलरीज का। राइट, तब हस्बैंड ने बोला कि जब तुम ये वीडियो बना रही हो और वॉइस भी इसमें दे रही हो, तो तुम खुद का क्यों नहीं कुछ करती हो। तो वहाँ पे पहला वीडियो हम अपनी एनिवर्सरी से बस वापस ही आए थे, और उसके एनिवर्सरी पे जाने के लिए मैंने अपने लिए 2 न्यू ड्रेस खरीदे थे। वापस आए तो हम लोगों ने उसी ड्रेस का पहला वीडियो 4 मई को शूट करा। वो भी बहुत ही गंदा सा वीडियो है, लाइट नहीं है, कैमरा ट्राइपॉड बहुत, जैसे सबका स्टार्ट होता है। हाँ, हाथ में पकड़ के हाथ में कैमरा लेके, और बहुत ही हक पकाते हुए मैं बोल रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं कैमरा फेस कर रही थी। तो वो हमारा फर्स्ट वीडियो, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। उसके बाद टाइम लगा फिगर आउट करने में कि करना क्या है एक्चुअली में। बस ये था कि हमने ज़्यादा सोचा नहीं। जिस चीज़ में लोग फंस जाते हैं कि यदि उनके दिमाग में आइडिया आ गया है, तो लोग बहुत समय तक अटके रह जाते हैं कि हम कुछ परफेक्ट करेंगे हाँ, तभी हम exactly. शुरू करेंगे। Exact- तो हमने ये चीज़ नहीं सोची, हमने दिमाग में आया कि ये चीज़ करते हैं, तो हमने जैसे भी आड़ा टेढ़ा या कहते हैं गंदा संदा जो भी था, सब हमने बस स्टार्ट कर दिया। मतलब दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, मतलब वो परफेक्शन वाला स्टेज तो शायद कभी भी नहीं आता। वो तो स्टार्ट है, करना करना is- फर्स्ट स्टेप लेना इम्पोर्टेंट होता है। वो हमने ले लिया। उसके बाद से फिर धीरे धीरे आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। तो बस वहीं से 5-6 साल से ये जर्नी चालू है। राइट, तो फिर अब आप फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में आ गए। हाँ, अब मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि शैलेंद्र जी, अब आप कब आए फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में? मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में आया हूँ 2 साल पहले। ओके, ऐसा आपका क्या रीज़न था कंटेंट क्रिएशन में आने का? मेरा मैंने 10 से 12 साल प्रोफेशनल जॉब्स करी है, एंड सेपिएंट एंड सैमसंग जैसी कंपनीज के साथ मैंने काम किया हुआ है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। बट दिमाग में ना हमेशा ये चलता था कि ये जॉब मैं कब तक करूँगा, और ऐसा मेरे पास कोई बिजनेस भी नहीं था घर का कि मैं वो पकड़ लूँ या वो बिजनेस करने लगूँ। तो एक दिमाग में चलता रहता था पीछे सबकॉन्शियस माइंड में कि ये जॉब मैं कब तक करूँगा। और मेरा सारा मैनेजिंग भी यही संभाल रहे थे स्टार्टिंग से। और बैक एंड पे तो मैं काम कर ही रहा था इनके साथ, इनका चैनल पूरा टेक्निकल जो भी वर्क था वो सब संभालना और कंटेंट के लिए आइडियाज़ वगैरह देना, तो और मैं था उसमें। और फिर मैंने 2020 से ही मैंने ना पार्ट टाइम ऐसा बनाना स्टार्ट कर दिया था कुछ भी। अच्छा, वीकेंड पे मैं ऐसा रिव्यू वगैरह बनाने लगा था वीडियोस वगैरह के। ओके। हाँ, तो मैं उसमें तो आ ही गया था कि मैं वीडियोस बना सकता हूँ और सब कुछ कर सकता हूँ। तो फिर धीरे धीरे इन्होंने बोला कि अब फुल टाइम ही करने लग जाओ, जॉब छोड़ो। जॉब छोड़ो उसमें आ जाओ। बट लेकिन जॉब बोलोगे ना, एक ना एडिक्शन होता है। जो Full फर्स्ट को salary। जो सैलरी आती है ना, जैसे जाता है टन करके, आई थिंक वो एक एडिक्शन है। वो है। और द पीपल बिकॉज ऑफ दैट एडिक्शन आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। राइट। मतलब कुछ ना एक्स्ट्रा ट्राई करने की कोशिश करते हैं ना, सोचते भी नहीं कई बारी। तो आपके केस में जैसे फैमिली है, ऑलरेडी यू आर मैरिड, घर पे खर्चे हैं, बिल्कुल। रेंट, एक्सपेंसेस, बिल्स, तो डर नहीं लगा आपको? डर था, बट सी वॉज अर्निंग इनफ, एंड एक ठीक ठाक बैलेंस हमने बना लिया था कि वी कैन टेक रिस्क फॉर नेक्स्ट 5 years। अच्छा, तो ये हमने देखा कि इतना बैलेंस है कि हम सरवाइव कर सकते हैं इजीली। तो आई थिंक वो जो सेफ्टी नेट आपने क्रिएट कर लिया, हाँ, दैट वाज द की। right। तो आपको वो हेल्प करा कि सेफ्टी नेट बन गया अब, बिल्कुल। देन यू कैन टेक द रिस्क, राइट। राइट? बिकॉज क्या होता है कई बारी आजकल जैसे चल रहा है, राइट, पीपल जस्ट दे मूव आउट द जॉब और वो फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में चले जाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, रिजल्ट नहीं आता।
ये इम्पोर्टेंट है कि लोग सेफ्टी नेट अपना क्रिएट कर लें फिर कुछ प्लान करें। वही आपके पास बैकअप प्लान्स होने चाहिए, प्लान बी प्लान सी होना चाहिए। हमारा भी यही प्लानिंग था कि मतलब हमने आगे का 5 साल कैसे देखना है, उस हिसाब से हमने आपस में डिस्कशन और सारी चीज़ें कर ली कि भाई किस तरीके से हमें अपने खर्चे चलाने हैं, मैनेज करने हैं, मुझे कितनी मेहनत करनी है, आपको कितनी करनी है, कितने साल तक हम इस चीज़ को रन करके देखते हैं। यदि नहीं हुआ इतने टाइम पे देन बैक टू जॉब। राइट। ओके। लेकिन जो भी जैसे नया कोई ऐसा जॉब छोड़ने का सोच रहा है तो वो एटलीस्ट इतना पैसा रखे कि वो 1 साल तक सरवाइव कर पाए, राइट। क्योंकि इस चीज़ में ना टाइम लगता है, पैसा आने में, पैसा बनने में। तो अगर आपके पास वो इनकम नहीं है तो फिर आप लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाओगे। तो आफ्टर 2 इयर्स आप जहाँ आप खड़े हो, आपको लगता है कभी कि आपको वापस जॉब में जाना चाहिए या वो बेटर था? ऐसा कोई स्टेज, ऐसा कोई दिन या ऐसा कोई मोमेंट आता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जॉब, ऐसे आप भी जॉब कर ही रहे हो तो जॉब की एक अलग वो दिक्कतें होती हैं, राइट। पैसा भले ही आपको मिल जाता है, बट आप सुबह से लेके शाम तक आप इंगेज रहते हो, फिर आपको बॉस की सुनना है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, आप अपने मन की चीज़ें नहीं कर पाते हो, राइट। राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक अच्छी लाइफ तो मिलती ही मिलती है, तो मेरे दिमाग में ऐसा कभी नहीं आता है। और कंटेंट क्रिएशन आपके इंटरेस्ट का होता है ना, तो आपको मज़ा आता है इस काम को करने में। आप इसमें आप टाइम नहीं देखते हो, आप 12 बजे रात तक काम कर रहे हो, 2 बजे तक काम कर रहे हो, वो अपने मन से अपनी खुशी से कर रहे हो, तो एक इंटरेस्ट होता है। इसीलिए कहते हैं कि मतलब इंटरेस्ट वाला काम करना चाहिए, वो आपको ज़्यादा आगे लेके जाता है। लाइक जॉब में होता है ना कि अगर हमें लेट नाइट काम करना पड़ रहा है तो हम बॉस को 10 गालियाँ देंगे, बट हम करेंगे वो काम। बट यहाँ तो अपना ही काम है ना, आप रात भर भी काम करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक 10 साल पहले ऐसा कल्चर चल रहा था जब जैसे लोग कहते थे लव व्हाट यू डू। राइट। अब वो थोड़ा नोशन चेंज हो गया है, लोग कहते हैं डू व्हाट यू लव। हाँ राइट। आई थिंक वो कंटेंट क्रिएशन ने आई थिंक वो लोगों को हेल्प करी है इस चीज़ को देखते हैं। एंड जिस हिसाब से स्टार्टअप भी आ रहे हैं और फंडिंग हो रही है लोग, हाँ आई थिंक वो कल्चर कहीं ना कहीं इंडिया में डेवलप हो रहा है, बिल्कुल, वो सिनेरियो पूरा चेंज हो रहा है अब। चेंज हो रहा है। इट वाजंट देयर प्रॉब्ली 10 years बैक। राइट। हाँ, अब वो सिचुएशन आ गई है। अब हर कोई ना जॉब की साइड नहीं भाग रहा है, अगर उसमें कोई टैलेंट है या कुछ ऐसा वो खुद का काम कर सकता है तो अब अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में। राइट। प्रॉब्ली बंसी सीट 2 lakhs फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, 3 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, पता नहीं कितनी रील्स हैं जो 1 मिलियन प्लस हैं। राइट। एक आपकी मेजर हिट भी है 45 मिलियन। हाँ जी। राइट। तो ऐसा क्या कोड क्रैक कर लिया? कुछ तो क्रेजी कर रहे हो आप भी शरिंदर जी, जो आपकी रील्स हैं 13 मिलियन प्लस, 15 मिलियन वाली, 3 मिलियन वाली, ऐसा कौन सा कोड क्रैक कर लिया आप लोगों ने जो इतना सक्सेस मिल रही है, इतने व्यूज़ आ रहे हैं, इतने इंगेजमेंट आ रही हैं? व्हाट इज़ इट? देखिए, जो की है कंटेंट को वायरल करने की, वो है कि वॉच टाइम आप कितना ले पा रहे हो। तो और बाकी इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब की एल्गोरिथम अलग अलग है। लाइक इंस्टाग्राम का ऐसा है कि आपको फर्स्ट 3 सेकंड में आपको एंगेज करके रखना है, उसके बाद आप कितना वॉच टाइम ले पा रहे हो। तो अगर आप एक ऐसी स्टोरी बिल्ड करते हो कि लोग उसको, वो एक्साइटमेंट रहता है कि भाई 2 सेकंड बाद क्या होगा, 5 सेकंड बाद क्या होगा, और कोई आपकी अगर 30 सेकंड या 40 सेकंड देखता है तो उसके मेजर चांसेस होते हैं वायरल होने के। ओके। तो यही वो है। और कितना इम्पोर्टेंट रोल है जब हम टैगिंग करते हैं, टैग्स लगाते हैं, राइट? तो उसका कितना रोल है इसमें? अभी तो मुझे लगता है कोई रोल नहीं है टैगिंग का। हम्म। हैशटैग्स आप पूछ हाँ, रहे हो। hashtag की बात तो हैशटैग्स की अभी इंस्टाग्राम ने खुद ही बोल दिया है कि कोई वैल्यू नहीं है, आप हैश मत ही लगाओ हैशटैग्स। अच्छा। इंस्टेड ऑफ हैशटैग्स यू कैन यूज़ कीवर्ड्स हम्म। सर्चिंग के लिए। ओके। बट आपको ना रील को इंगेजिंग बनाना पड़ेगा। जितना वॉच टाइम आएगा उसके हिसाब से रील वायरल होती है। ओके। आपके वीडियो मतलब मेन यही है कि आपके वीडियो पे ही डिपेंड करता है कि वो वायरल होगी कि नहीं होगी। अब ये समझने की बात है कि आपके वीडियो में आप ऐसा कौन सा विजुअल हुक या फिर आप वर्बल हुक डाल रहे हो जिससे कि बंदा रुका हुआ है आपके आगे का सस्पेंस देखने के लिए, या मतलब वो अलग अलग चीज़ें। या तो आप एक प्रोडक्ट वीडियो बता रहे हो, आपने बोला कि ये ऐसा रिजल्ट देता है, अब हमें पता नहीं, हमने देखा है ऐसा रिजल्ट देता है, चलो हम ट्राई करते हैं कि ये सही में देता है कि नहीं। तो यदि वो आपका फॉलोअर है और आप पे बहुत ट्रस्ट करता है तो वो रुकेगा, वो देखेगा कि सच में ये काम करता है कि नहीं, ये मेरे को पक्का सही सही बताएगी। ओके। तो वो जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो उसे पूरा देखेंगे, और जब वो पूरा देखेंगे तो फिर वो आगे और रील बढ़ती चली जाएगी। ओके। मतलब इसमें ये कि अगर आप 70% वॉच टाइम ले पा रहे हो ना तो आपकी रील रील वायरल वायरल काफ़ी चांसेस हैं। चांसेस है।
दूसरा आपको क्या करना है कि शेयरेबल कंटेंट बनाना है, हम्म। जितना शेयर होगा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यू उतना हैव टू पुट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज। नहीं, अभी अब जैसे आपने देखा होगा कि कई सारी क्रिंज वीडियो वायरल हो जाते हैं, हाँ। तो वो क्यों होती है? क्योंकि लोग उनको दबा के शेयर करते हैं कि भाई ये देख, भाई ये देख। तो आपको शेयरेबल कंटेंट बनाना है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो क्रिंज वाला है वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, कोई पागलपन कर रहा है तो लोग कहेंगे भाई 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 ये बट देख लेकिन ये हर जॉनर में शायद नहीं चलता है ये। हाँ, जैसे आप उसमें हो, लाइफस्टाइल में हो, आप टेक्नोलॉजी में हो, तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं चलती ज़्यादा। उसमें चलती हैं। चलती हैं, हाँ, चलता है क्रिंज। जैसे मैंने नहीं नहीं कोई cringe नहीं, शेयरेबल शेयरेबल, हाँ शेयरेबल। सपोज मैंने कोई ट्रिक बनाई कि आईफोन में ये करने से ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो लोग उसको शेयर करते हैं। ओके। कोई जैसे बनाया कि अगर कोई फीमेल है वो अकेली जा रही है तो सेफ्टी का ख्याल कैसे रखे, आईफोन में क्या सेटिंग्स है उसके लिए, तो लोग फिर अपनी फैमिली को देंगे, अपनी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उनको देंगे, तो वो होगा ना कि वो शेयरेबल वाला वो फैक्टर आ गया उसमें। राइट। एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस सबसे ज़्यादा चलते हैं मार्केट में, या आपके इन्वायरमेंट में कौन सी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं आप डेली, एक्चुअली लोगों का ध्यान उस पर जाता नहीं है। जैसे हमारा वीडियो जो एक वायरल हुआ था मोशन सिकनेस का, मेरा जो वीडियो वायरल हुआ था मोशन सिकनेस को लेके, लोगों को पता है, नॉर्मली लोगों को मालूम है कि भाई ये पिल्स खा लो, ये ले लो, वो कर लो, लेकिन स्टिल लोगों को ईजी वे चाहिए। यदि आपके पास कोई सोल्यूशन है तो आप उसको वीडियो को बनाओ, और उस वीडियो को बनाने का भी ये तरीका है कि भाई आप उसको विजुअली वो चीज़ रियलाइज कराओ, दिखाओ कि ये चीज़ हो रही है, ओके। तो विजुअल से लोग बड़े अटैच हो जाते हैं और फिर वो वीडियो हिट करती है 45 मिलियन। मतलब जो रियल लाइफ में हो रहा है, हाँ अगर आप उसमें कुछ पिक करते हो, दैट इज मोर रिलेटेबल। हाँ, लोग रिलेट करते हैं उससे। छोटी छोटी सी चीज़ जैसे लाइक अभी जैसे मैंने एक रील बनाई थी जो मेरा ब्लॉग वाला इंस्टाग्राम है, तो एक प्रोडक्ट था वो कॉकरोच किल करने का, तो उस पर 3-3.5 मिलियन व्यूज़ आ गए। अच्छा। और वो भी हमारे share- एक दिन के अंदर आए। शेयर हुआ है वो। ओके तो वॉच टाइम प्लस शेयरेबल कंटेंट, दैट इज द हैक फॉर वायरल। ओके ग्रेट। जैसे इतना शेयरिंग हो रही है, इतने व्यूज़ आ रहे हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, तो कभी हेट कमेंट्स, ट्रोलिंग या नेगेटिव कमेंट्स आए? हाँ, बहुत आते हैं। जब भी कोई लाइक हम लोग जो हमारे पास एक हस्की डॉग है उसके रिलेटेड हम कंटेंट बनाते हैं, तो उस पर लोग हेट करते हैं फिर कि इंडिया में हस्की पाल रखा है, तो उल्टा सीधा लोग बोलते हैं उस पर, तो हेट तो आती है। हाउ डू यू हैंडल इट? उसको जस्ट इग्नोर इट। कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ जहाँ यदि आपका वीडियो वायरल हो रहा है वहाँ नेगेटिव लोग भी आएंगे ही आएंगे। और मतलब आधे से ज़्यादा लोगों को चीज़ें पता ही नहीं होती है, बिकॉज दे हैव अ मोबाइल, दे हैव अ इंस्टाग्राम आईडी, दे कैन पुट एनीथिंग। वो उनके हाथ में है, वो कुछ भी उसमें लिख सकते हैं, बस ये। अब उनके पास दिमाग और कॉमन सेंस कितनों के पास कुछ भी नहीं होता, बस वो लिख देते हैं। राइट। और कितने लोग हैं, मतलब जैसे बोला हमारा पेट है लड्डू, तो उसको लेके लोग बोलते रहते हैं। तो इन चीज़ों को भी लेके लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि पेट बहुत ही ईजिली इंडिया में सर्वाइव करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, क्योंकि हमारा पेट है, हमें पता है, हम पाल रहे हैं 1.5 साल से। उसे इतनी ठंडी लगती है, इस समय इतनी ठंडी लगती है, उसे हमें स्वेटर और कंबल ओढ़ाना पड़ता है कि भाई वो सो जाए, उसको इतनी ठंडी लगती है, और वो हस्की है। मतलब इस तरीके की चीज़ें लोगों को पता नहीं। लोगों ने, कुछ लोगों की वीडियोस देख ली हैं कि हस्की है, ये तो -20 में रहता है। मैंने कहा उसे 15 डिग्री में इतनी ठंडी लग रही है, माइनस में वो कहाँ रहेगा? तो ये सारी जैसे चीज़ें। एक ही घर में 2 कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, मतलब नेगेटिव कमेंट्स या हेट कमेंट्स आते हैं तो डिस्कशन हो जाता है। प्रॉब्ली यू गेट कॉन्फिडेंस कि यार दोनों को आता है, इट्स ओके। बट व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी, प्रॉब्ली 4 years बैक, 5 years बैक, उस टाइम जब आपने स्टार्ट किया था तब आते थे हेट कमेंट्स? हाँ हाँ, हेट तो अकेले कैसे हैंडल करते थे इसको? नहीं, हैंडल तो हम साथ में ही कर रहे साथ थे, में ही कर रहे थे? क्योंकि जो पूरा यूट्यूब चैनल इनका मैं मैनेज मैं ही कर रहा था बैक एंड से, कमेंट्स चेक तो आप करना। बताते थे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं? हाँ, तो हम लोग सीधा ब्लॉक कर देते थे यूजर को, अच्छा। यूजर ब्लॉक कर क्योंकि लोग ना कुछ भी डाल देते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वीडियो समझ नहीं आया, कुछ भी डाल दिया, गाली दे दिया, ऐसी कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो यू डायरेक्टली ब्लॉक देम? अब हाँ, अब क्या कर सकते हैं उनका। इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे, लेकिन स्टिल स्टार्टिंग में जो भी बिगनर्स होते हैं उन्हें इफेक्ट तो देखिए होता है, मेंटली थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, जो मुझे भी होता था पहले। लेकिन ओवर द टाइम ऑफ पीरियड आप धीरे धीरे सारी चीज़ें ना, बहुत कहते हैं दिमाग आपका सख्त होने लगता है इन चीज़ों को देख, क्योंकि आपको पता है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ वो बैठ के अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं उधर, तो और फिर कोई फ़र्क नहीं कई पड़ता। बार तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टोरी लगा देते हैं, तो कमेंट उसने किया
उसका लेके अच्छा। उसकी आईडी टैग करके हाँ। और उसके उसके उसमें जाके उसका देखा कौन फ्रेंड है फैमिली मेम्बर, उनको टैग करके कि भाई देखो कि आपका जानने वाला क्या सब- कमेंट कर रहा है। अभी रिसेंट इंसिडेंट This works? हाँ, मैंने एक मतलब अपने इनरवियर से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, एक गाइडिंग वीडियो कि हाउ टू फाइंड समथिंग इस तरीके से। तो उस पे मैंने देखा कि वो रीच धीरे धीरे गलत जा रहा है, तो मैंने कमेंट ऑफ कर दिए थे। ओके। तो उस पे एक बहुत ही छोटा स्टूडेंट था, आई थिंक वो 10-12 साल का महज रहा होगा। उसने मेरी किसी और वीडियो पे आके इतना गंदा कमेंट करा कि तुमने क्या सोच रखा है, तुम कमेंट ऑफ कर दोगी तो तुम्हें कुछ बोलेगा नहीं, और इसके अलावा काफ़ी सारी गालियाँ लिख रखी थी जो मैं बोल नहीं सकती। तो फिर मैंने उसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लिया, उसकी फ़ोटोज़ लिए, उसके फ़ोटोज़ में जितने फीमेल फ्रेंड्स थे हाँ। उनका सब मतलब फेस ब्लर करा। आई डोंट वांट टू रिवील किसी की फ्रेंड्स को, बट उनका फेस ब्लर करके मैंने उन सभी फीमेल फ्रेंड्स को टैग करा हिडन, कि मतलब मेरी ऑडियंस ना देखे किसे टैग कर रहा है, बट उनको मिल जाए डिटेल्स। ओके। तो सबके पास मिला, उसको पता चला। अब उसको उसके दोस्तों से जब पता चला कि भैया ये तो हम कर्म कांड करके बैठे हैं, हाँ। तब उसने तुरंत अपनी आईडी प्राइवेट करी, सब क्या कहते हैं, अपना हटाया सारा इंस्टाग्राम वगैरह। उसके 1 महीने बाद वो मुझे मैसेज करता है, कहता है दीदी मैंने आपके पे ये कमेंट कर रहा था, मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ अब इसको इस स्टोरी पे आप मत लगाना। हाँ। मैंने वो भी इग्नोर मार दिया। मैंने चलो किसी पे असर तो हुआ। समटाइम यदि कोई लिमिट क्रॉस कर रहा है ना, तो आपके पास राइट्स है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, एग्जैक्टली। आप उसे यूज़ करो और उसे बताओ कि भाई दिस इज़ नॉट राइट जो तुम कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा नेगेटिव कमेंट कोई करता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना Right. खास, लेकिन यदि तुम सिर्फ 10-12 साल के हो, तुम इतनी गंदी बातें आके कर रहे हो कमेंट सेक्शन में, तुमको हम छोड़ देंगे। लोगों को क्या लगता है ना कि कमेंट करके हम निकल जाएंगे, कोई कुछ कहने वाला है नहीं जिसको ऑनलाइन। कमेंट देते करते हैं ना, वो अपने कुकून में चले जाता है, शेल्फ में चले जाता है अपने, वो ओपन में नहीं आते हैं। कई बार तो हम लोग ऐसा स्टोरी डाल देते हैं ना, तो जो हमारे फॉलोअर्स हैं वही फिर उनको जाके गाली का बकते हैं कि तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट और कुछ भी, ये भी करते हैं। तो फिर तो इतना जोश है, जोश टॉक से आया है, उसके बाद आया। नहीं, जो स्टॉक से तो मतलब अलग चीज़ें आई हैं, लेकिन ये तो ये एक्सपीरियंस तो आपको काम करते करते आता है। ये एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस जो आता है ना, वो आपको काम करते करते आता है। जो स्टॉक की तो अलग ही स्टोरी है। क्या लाइफ चेंज हुई आफ्टर जोश टॉक्स? क्या चेंज हुआ? काफ़ी सारे चेंजेस आए पर्सनल, हैं। प्रोफेशनल, इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स? इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स तो नहीं, लेकिन हाँ, लोगों को ये लगा है कि जैसे मुझे खुद भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कि यस, मैंने लाइफ में कुछ उखाड़ा है, तभी उन्होंने मुझे बुलाया है। और जिन लोगों ने मेरी जर्नी सुनी, मेरी स्टोरी सुनी है, सबसे पहले थैंक यू टू जो स्टॉक, उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी कवर करने के लिए बुलाया था। तो उन चीज़ों को, स्टोरी को देख के लोगों को एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि भाई इस लड़की के साथ इतना कुछ हो चुका है, इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है, ये इस बैकग्राउंड से आई है और आज की डेट में जो स्टॉक के स्टेज पे खड़ी है। तो एक तरीके से लोगों को भी ये मोटिवेशन मिलता है कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी एक दिन यहाँ पे होंगे या ऐसा। और हाँ, अकॉर्डिंग टू यदि करियर देखा जाए तो यस, करियर में तो थोड़ा सा पुश आता ही आता है कि आप किसी बड़े नाम के साथ जुड़ते हो, जहाँ आपको नाम मिलता है, तो वहाँ से ब्रांड है और बाकी सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों में पुश आता है। वे बेसिकली आप दोनों इन्फ्लुएंसर हो, राइट? और इंस्टाग्राम पे जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसमें मेल इन्फ्लुएंसर वर्सेस फीमेल इन्फ्लुएंसर, क्या एडवांटेज मिलता है किसी को भी, मेल को या फीमेल को, किसको ज़्यादा एडवांटेज है? आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम यू, मैं बाद में आप पे आता। देखिए, डिपेंड करता है कि आप बना क्या रहे हैं। आप फीमेल होने का फ़ायदा लेना चाहते हैं या फिर आप सच में कोई वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हैं। यदि आजकल देखा जाए तो 30-40% कितने क्रिएटर्स आपको दिख जाएंगे, दे आर जस्ट शोइंग देयर बॉडी, और उसके बाद दे आर गेटिंग व्यूज़, और वो बहुत ही जल्दी वायरल हो रहा है। तो आपका इंटेंशन क्या है? मैंने भी साड़ी के वीडियोस बनाए हैं, मैंने साड़ी ड्रेपिंग के वीडियोस भी बनाए हैं। जैसे ही मुझे लगता है कि मेरा वीडियो कुछ गलत ऑडियंस पे जा रहा है, मैं उसके कमेंट ऑफ कर देती हूँ ताकि वो उन पे रीच ना जाए ज़्यादा, क्योंकि मुझे उस तरीके से अपने आप को नहीं चलाना। लेकिन कुछ लोग यही सोच के चलाते हैं। अब नाम मैं किसी का नहीं लूँगी, लेकिन बहुत बड़े-बड़े ऐसे क्रिएटर्स हैं जो इसी एंगल से अपने चैनल्स को या अपने व्यूज़ को पाना चाहते हैं।
तो भाई ये गलत है। अब आप उनको क्या बोलने जाओगे गलत क्या है क्या सही है? खुला प्लेटफॉर्म है, ओपन है, आप जो बनाना चाहते हो बना रहे हो, लोग देख रहे हैं, वो चल रहा है। और कुछ ब्रांड्स भी ऐसे होते हैं बेवकूफ़ टाइप के कि वो उनको कोलाबोरेशन भी दे रहे होते हैं। अब भाई अब इसमें कुछ कह नहीं सकते, ब्रांड्स के ऊपर है कि तुम किन लोगों को पुश कर रहे हो। तो अगर कोई जेन्युइन तरीके से कोई बना रहा है वीडियो, राइट, मेल वर्सेस फीमेल, तब कोई एडवांटेज है दोनों में से किसी को? कोई स्पेशल एडवांटेज फीमेल्स को या कोई एडवांटेज मेल्स को, अगर कोई जेन्युइन तरीके से बना रहा है तो? स्टिल फीमेल को तो हमेशा एडवांटेज रहेगा क्योंकि जो ना तो हो, हाँ मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि जो ऑडियंस है ना वो इजीली अट्रैक्ट होती है। सपोज कोई फाइनेंस का बना रहा है या टेक का बना रहा है तो फीमेल्स तो उसको देखेंगी ही देखेंगी, पर जो मेल है वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा। तो फीमेल को एडवांटेज तो रहता है। राइट, और मेल को कोई ऐसा एडवांटेज? नहीं, और तो ऐसा कुछ एडवांटेज नहीं है मेल को। आपको लगता है कि मेल को ट्रोलिंग कम होती है वर्सेस फीमेल, या हाँ। फीमेल? हाँ, समटाइम ऐसा होता है कि बट वो उस केस में ज़्यादा रहेगा जहाँ पे थोड़ा सा क्रिंज कंटेंट बन रहा है या कोई बॉडी दिखा रहा है अपनी, तो वहाँ पे फीमेल को ट्रोलिंग ज़्यादा होती है। अगर सपोज दोनों क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं ना, उस केस में फीमेल को ज़्यादा ज़्यादा ट्रोलिंग होगी। होगी। हाँ, राइट, तो समवेयर किसी को एडवांटेज कहीं पे है, किसी को एडवांटेज कहीं पे है। अच्छा कंटेंट बना रहे हो तो फीमेल को एडवांटेज है, और अगर क्रिंज बना रहे हो तो फिर मेल को थोड़ा एडवांटेज, थोड़ा एडवांटेज है। बट उसमें कि लेस ट्रोलिंग रहेगी वहाँ पे। क्वेश्चन है कि जो आज कंटेंट क्रिएशन हो रहा है आज की डेट में, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? जो कंटेंट क्रिएट करते हैं लोग, उनकी रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना डिफरेंस है? अगर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उनकी रियल लाइफ का कितना पार्ट है वो? बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे फिटनेस हेल्थ की क्रिएटर्स हैं या फाइनेंस की क्रिएटर्स हैं, राइट। अब जो हेल्थ एंड फिटनेस वाले हैं, ये देखने बहुत लुक्रेटिव लगता है कि आपकी चिजल बॉडी है, 6 पैक्स एब्स हैं, राइट, मसल्स हैं, बट व्हाट गोज बिहाइंड दिस वो शायद हर बार सामने नहीं आता, राइट। सेंसिटिव इसलिए मैटर है ये क्योंकि ये हमारा यूथ देख रहा है। देयर वॉज अ डेटा विच आई वाज गोइंग थ्रू कि 50-55% जो कंटेंट कंजम्पशन है इंस्टाग्राम पे, दैट इज़ डन बाय यूथ ऑफ इंडिया। अब वो यूथ ऐसा यूथ है कि अपनी इस एज पे जहाँ पे शायद उसको पता है क्या सही है, शायद नहीं पता क्या सही नहीं है, वो एज है वैसी, राइट। लॉट ऑफ थिंग्स यू लर्न विद एक्सपीरियंस। तो जब उस ऑडियंस के लिए कंटेंट बन रहा है, राइट, तो उसमें कंटेंट क्रिएटर को कितना रिस्पॉन्सिबली कंटेंट बनाना चाहिए? व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, कंटेंट तो रिस्पॉन्सिबली बनाना चाहिए क्योंकि वो डायरेक्ट इम्पेक्ट कर रहा है किसी की भी लाइफ को। बट आज की डेट में क्या हो रहा है, और मैं कहूँगा कि ये मुझे लगता है कि कोविड से स्टार्ट हुआ है, जब से नए क्रिएटर्स आए और मार्केट में ना भरमार हो गई है क्रिएटर्स की, तो हर किसी को व्यूज़ चाहिए। अब व्यूज़ कैसे आएंगे? अगर आप नॉर्मल कंटेंट बना रहे हो तो आपको व्यूज़ कम ही आएंगे, तो लोग कुछ ना कुछ करके उसमें फेकनेस डालते हैं। स्पेशली जो आजकल फैमिली ब्लॉग्स और वो सब बन रहा है उसमें काफ़ी फेकनेस है, और लाइक फिटनेस में तो है ही, जैसा आपने बोला। तो इस तरह से काफ़ी फेकनेस ना बढ़ गई है। लाइक पहले हम बात करते थे ना कि बॉलीवुड फेक है और ऐसा है वैसा है, तो आज की डेट में सोशल मीडिया भी कम्प्लीटली फेक ही हो गया है। मतलब कुछ ना कुछ फेकनेस हर जगह है। लाइक अभी फिटनेस का जैसे आपने बात करी, तो एक एग्जांपल लूँगा, कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, तरुण नाम है, कौन है? हाँ, अगर नाम नहीं भी लेते मैं, हाँ, बट ऐसे हैं जो केसेस की, हाँ, तो वो दिखाते थे कि वो मैगी खा के बॉडी बना रहे हैं, शराब पी के बना रहे हैं, पर अभी रिसेंटली उनका पूरा बॉडी डाउन हो गया। एग्जैक्टली। हाँ। बस 2 साल से 1.5 साल से वो दिखा रहे थे कि मेरी ये जर्नी है, 100 डेज चैलेंज है, 90 डेज चैलेंज है। तो वो पूरा वो उनका अब बिहाइंड द सीन क्या हुआ, रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिख रहे थे उस टाइम सबको, राइट। राइट। लॉट ऑफ पीपल वर इंस्पायर्ड ऑल्सो, राइट। बट इवेंचुअली क्या हुआ, एक ऐसी स्टेज आ गई जब वो लिवर किडनी सब बिल्कुल ऑलमोस्ट फेलियर के स्टेज पे खड़ा हो गया। अब एज ए हेल्थ इन्फ्लुएंसर या फिटनेस इन्फ्लुएंसर, देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर फॉलोइंग यू, उन पे क्या इम्पैक्ट आता है? राइट। जो उन्होंने बताया कि मैगी खा के बॉडी बन रही है और प्रोटीन में एल्कोहल मिला के बॉडी बन रही है, सिगरेट पी के बॉडी बन रही है सबको बैकफायर हुआ बेसिकली, राइट। फॉर हिम आल्सो, आई डोंट नो कितने सारे लोगों के लिए। और ऐसी चीज़ें यूथ बहुत जल्दी फॉलो करता है। और एक बहुत बड़ी बात है कि एक बंदा जिसको फॉलो कर रहा है, जिसे एडमायर कर रहा है, उसकी वो हर बात मान लेता है। एग्जैक्टली। वो उसको यदि वो कुछ भी बोल देगा कि हाँ इसने सही कहा है मतलब सही है, वो उस पे ज़्यादा सोचने नहीं जाते।
यदि वो उनको बहुत ज़्यादा उनके फ़ैन हैं तो ज़्यादा सोचने नहीं जाते। लेकिन नॉर्मली यूथ के लिए सीधा सीधा मैसेज ये है कि किसी पे भी अंधा विश्वास मत करो। तुम जिससे भी फॉलो कर रहे हो, क्रॉस क्वेश्चन तुम्हारे पास होने चाहिए, चीज़ें तुम्हारे पास हो, तुम्हारी खुद की समझ यूज़ होनी चाहिए। चाहे मैं अपनी मेरी फ़ैन फॉलोइंग्स भी है, तो मेरा भी सीधा यही रहता है कि भाई कहीं मेरी मिस्टेक है तो भाई आके तुम बता दो। और मेरे पे भी ऐसे अंधा भरोसा नहीं करो, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से तो मैं अपनी सारी चीज़ें सही बता रही हूँ। एक एग्जाम्पल लेके चलें तो भाई किसी पे भी अंधा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका खुद का दिमाग यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्पेशली जो फिटनेस वाला Fitness सेगमेंट है वाला, इसमें, बहुत कि कई ज़्यादा। बार लोग ऐसा सप्लीमेंट प्रमोट कर देते हैं कुछ भी, जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है यूज़र की हेल्थ को, जो भी वीडियोस उनका देख रहा सप्लीमेंट है। में तो वैसे ही ऐसी भाई इतनी बहुत फेकनेस है, इतने फेक प्रोडक्ट हैं, राइट। राइट? वो इन्फ्लुएंसर प्रमोट तो कर देते हैं बट उसकी एफिकेसी नहीं होती, वो बैकफायर करता है उल्टा बॉडी पे। इसके अलावा जो लोग डेली ब्लॉग्स बना रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा फेक दिखा रहे हैं लाइफ अपनी। हम्म, वो चीज़ें उनके पास है ही नहीं, गाड़ियाँ लोग बहुत दिखा रहे हैं। हाँ, तो जो नॉर्मल सा बंदा देख रहा है, तो वही वो उसकी लाइफ तो गलत डायरेक्शन में जा रही है वो सब देख के। और इसमें लोग क्या कर रहे हैं, साथ में ये जो बैटिंग एप्स वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे जो ब्लॉगर्स हैं बड़े बड़े, ये प्रमोट कर रहे हैं इसको। राइट। तो ये डायरेक्टली इम्पेक्ट कर रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपना पैसा इसमें गंवा रहे हैं, कोई गरीब आदमी है वो अपना पैसा गंवा रहा है। अभी रिसेंटली वो भी तो केस आया था मिस्ट्री बॉक्स वाला, कितना बड़ा स्कैम हुआ वो, और कितने लोगों ने उसमें पैसे गंवाए होंगे। इतने बड़े बड़े सौरभ जोशी, इस तरह के बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने प्रमोट किया इसको, और लोगों के लाखों करोड़ों रुपए उसमें फंस गए। तो क्या लगता है अगर इस चीज़ पे कोई करेक्शन आनी चाहिए तो कैसे आ सकती है? हाउ इट कैन बी? इट हैज़ टू बी एट द लेवल ऑफ इन्फ्लुएंसर, या कंज्यूम जो कर रहा है व्यूअर उससे, या फिर गवर्नमेंट की कोई ऐसी बॉडी हो जो इनको रेगुलेट करे इन सब चीज़ों को। व्हाट इट शुड बी। जो कंज्यूम कर रहा है वो तो मुझे नहीं लगता कि उसके हाथ में ज़्यादा कुछ है। दूसरा, इन्फ्लुएंसर्स तो मुझे नहीं लगता कभी चेंज करेंगे वो, जब तक उन्हें व्यूज़ आ रहे हैं उस चीज़ से वो करते रहेंगे, पैसा मिल रहा है अगर बैटिंग ऐप प्रमोट करने से, तो वो करेंगे। तो मुझे लगता है जो गवर्नमेंट बॉडी है वो ही कर सकती है इसको। राइट, तो अभी समवन हैज़ टू कम इन और ये करेक्शन करें बिल्कुल बिल्कुल। कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी और प्रॉब्ली जो OTT पे भी जो कंटेंट जा रहा है, राइट। क्योंकि अभी वहाँ सेंसर बोर्ड इन्वॉल्व नहीं है अभी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस टाइप का कंटेंट वहाँ जा रहा है वहाँ भी कहीं ना कहीं करेक्शन चाहिए, बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट आके कुछ करे वहाँ पे। अब जो यंग गर्ल्स आ रही हैं ना, तो उन्होंने फॉर्मूला देख लिया है कि अपनी बॉडी शो करो और व्यूज़ ले लो, सिंपल सा फंडा है। तो अब ये चीज़ बढ़ती जा रही है इंस्टाग्राम पे, और ये बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि देखने वाला तो बंद होगा नहीं, वो तो देख रहा है। बिल्कुल हमारे यहाँ टर्कीज जो है उनकी कमी नहीं है, राइट। वो तो बैठे ही हैं देखने के लिए। तो गवर्नमेंट को इस पे आना पड़ेगा और रूल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। क्योंकि जब ब्रांड ये सब चीज़ें देखते हैं, राइट, कहीं ना कहीं आई एम फ्रॉम द बैकग्राउंड, ब्रांड बैकग्राउंड, सो आई कैन टेल यू कि ब्रांड्स का भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं शेक होता है कि जिस पे जो बंदा आपका ब्रांड प्रमोट कर रहा है इंस्टाग्राम पे जाके, जब ऐसा कुछ चेंज आता है, रेडिकल चेंज आता है उसकी हेल्थ पे या कुछ फॉलोअरशिप में, या जब वो ट्रोल होते हैं, तो ब्रांड भी सोचता है कि उनके साथ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, राइट। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर को भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए। और इन्फ्लुएंसर्स की एक्चुअली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और लेनी चाहिए उन्हें, जो कि वो ले नहीं रहे हैं। यदि मैं अपनी, अभी तो बात हो रही थी फिटनेस की, यदि मैं ब्यूटी इंडस्ट्री की भी बात कर लूँ तो ब्यूटी इंडस्ट्री में भी लोगों को कोई लेना देना नहीं है कि मतलब ब्रांड्स लिटरली आके हम लोगों से ये कहते हैं कि आज प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो रहा है, परसों तक हमें वीडियो चाहिए। मैंने कहा भाई प्रोडक्ट हमने यूज़ नहीं करा, मैंने टेस्ट नहीं करा प्रोडक्ट है कैसा एक्चुअली में, वो मैं कैसे तुम्हें 2 दिन के अंदर वीडियो दे दूँ। ये ब्यूटी प्रोडक्ट है, कोई क्लोथिंग नहीं है, कपड़ा नहीं है कि आपने लिया है, नहीं अच्छा लगा तो चलो आप कर किनारे कर दोगे। दिस इज़ नॉट क्लोथिंग। वो ऐसा केमिकल है या ऐसा चीज़ है जिसे लोग अपने फेस पे लगाएंगे। और मुझे फॉलो करने वाले 18 साल की बच्चियाँ भी हैं, 15 साल की बच्चियाँ भी हैं। अब वो मैं 30 साल की हूँ, मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँ, वो उन बच्चियों के लिए सही है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें रिसर्च कौन करेगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इन्फ्लुएंसर की है कि आप उस चीज़ों को टेस्ट करो, समझो कि वो उनके लिए सही है कि नहीं है, फिर आप उसे प्रमोट करो। मैं तो ब्रांड को लिटरली अच्छे पैसे, मुझे लाख रुपए ऑफर करे लोगों ने कि आपको 3 दिन के अंदर वीडियो चाहिए, मना कर दिया, नहीं कर सकते, आप टाइम दो मुझे 1 हफ्ते का, मैं उसे एटलीस्ट 5 to 7 डेज़ यूज़ करूँगी, उसके बाद ही वीडियो आपको शेयर करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। अब जब इन्फ्लुएंसर ऐसे अड़ जाता है
तब ब्रांड आगे से झुकता है कि हाँ ठीक है, आप इतना टाइम ले लो फिर हम देंगे। नहीं तो उसका तो वो बैठा हुआ है, आपको कल वीडियो दे दो। मेरे को पता ही नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, मैं कैसे इनको बता दूं कि भैया ये सही है? मैं क्यों अंधा विश्वास करके बोल दूं कि ये सही है? तो ये सारी चीजें स्किन केयर में आप एक दिन में उसकी एफिकेसी समझ भी नहीं नहीं समझ समझ सकते। टाइम। हाँ, मेकअप प्रोडक्ट में समझा जा सकता है, लेकिन स्किन केयर में कभी नहीं समझा जा सकता ये। मतलब अगर पूरी इस इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी गंद मचा हुआ है आज के डेट में। ब्रांड्स की तरफ से भी है, ब्रांड को चाहिए वीडियो 2 दिन में 3 दिन में, और जो पेमेंट टर्म्स ये लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं। पहले 90 डेज था, अब 110 दिन का भी आ गया है। अच्छा। तो इसमें मेजर इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप जिससे कोऑर्डिनेट कर रहे हो वो बंदा जॉब छोड़ के चला गया, फिर पैसा अटक जाता है। अभी एक्सनारा का स्कैम हुआ था, सिंगापुर की ब्रांड थी, न जाने कितने लाखों करोड़ों का इन्होंने यहाँ पे इंडिया के अंदर कैंपेन करा। जो बंदा सपोज जो बंदा 30-40 हज़ार रुपए एक रील का चार्ज करता है, उसको वो 70,000 तक देने के लिए रेडी थे। ओके। 90 दिन का पेमेंट टर्म्स रखा। बीच में एजेंसियां थी, एजेंसियों ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हमें कुछ नहीं पता, एजेंसी जा चुकी है, आपको जो करना है कर लो। पैसे जिसने अपने पैसे लगाए उनके पैसे फंसे, और जिन्होंने वीडियो वगैरह बनवा लिए, किसी ने प्रोफेशनल शूट कराया, किसी ने कुछ करा। मैंने तो वैसे उनका कोई कैंपेन करा नहीं था, मैंने एक छोटी सी स्टोरी करी थी, तो मेरे तो पैसे अटक गए। लेकिन इस तरीके की चीज़ें होती है तो यहाँ पे एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि भाई जिसके साथ आप कैंपेन लेके आ रहे हो उसके साथ आपके कोई तो टर्म्स फाइनल होने चाहिए, कोई कागजी काम तो होने चाहिए। आप एडवांस में पेमेंट तो लो। इंडिया के अंदर आपने इतने लाखों करोड़ों के कैंपेन करा दिए, सारा पैसा लेके कंपनी भाग गई, और आज की डेट में किसी के पास कोई पैसे नहीं है, किसी को कुछ नहीं दिया। और इस बात को अब 8 से 10 महीने या इससे ज़्यादा ही हो चुके हैं। हाँ, किसी के पास ये कोई तो पैसा ऐसा था कि बीच में एजेंसी थी, कई बार डायरेक्ट ब्रांड भी पैसा खा जाते हैं। हाँ, जैसे एक टैग ब्रांड का मैं नाम भी लूंगा, ब्लोपंथ ऑडियो, सुना होगा आपने? लपंग। हाँ, ब्लोपंथ ऑडियो। तो मैंने उनके साथ 10 महीने पहले 2 वीडियो करे मैंने, बट उन्होंने पेमेंट दिए ही नहीं कि भाई 30 दिन बाद होगा, 60 डेज बाद होगा। फिर जो पीओसी थी वो छोड़ के चली गई उनकी, तो उसने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी पीओसी को। तो उसने ऐसे ही थोड़े दिन तक उसने खींचा, फिर उसने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, तो पेमेंट आया ही नहीं डायरेक्ट ब्रांड से। फिर आप इस केस में क्या करते हो आप? इस केस में या तो फिर आप लीगल रूट लो उसमें, लेकिन कौन टाइम पैसा ख़राब करेगा, या तो फिर आप ऑनलाइन उनको कॉल आउट करो, स्टोरीज वगैरह लगाओ, इस पर ट्विटर वगैरह पे डालो। ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, टू ट्राई टू अप्रोच देम। हाँ, तो ये भी एक कहीं ना कहीं लूप होल है कि जहाँ पेमेंट की क्लैरिटी नहीं आती है, या फ्री फ्लोइंग कुछ नहीं होता है। सबके अलग अलग टर्म्स है ना, कोई 30 डेज में दे रहा है, कोई 60 में, कोई 90 में, और अब 1110 में भी आ गया है। मेरे साथ भी केस हो चुके हैं। मेरी अच्छी खासी लाख से ऊपर की पेमेंट थी। इंडिया ब्रांड है, उनसे हमने कैंपेन करा था 12 महीने पहले, और फॉलोअप लेते 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 जिस चीज़ की पेमेंट टर्म्स थे 30 डेज, और वो फॉलोअप लेते 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 उन्होंने 12 महीने बाद पेमेंट करा। मतलब हमने वीडियो उनको चाहिए, वीडियो उन्होंने तुरंत ले लिया कि भैया बहुत अर्जेंट है, अभी डालना है वीडियो तुरंत। भैया मैं रातों रात शूट कर रही हूँ, रातों रात एडिट कर रही हूँ, रातों रात करके हमने आपको दिया। अब पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है भाई, वो आपको 1 साल बाद दे रहे हैं। तो ये तो ऐसे फेमस ब्रांड्स का ये हाल है। तो अब मतलब ये प्रॉब्लम्स एज अ इन्फ्लुएंसर हर एक दूसरा इन्फ्लुएंसर फेस कर रहा है आज की डेट में। ये प्रॉब्लम कहीं कहीं 15-20 दिन का होता है तो इन्फ्लुएंसर मैनेज कर लेता है, लेकिन जहाँ ऐसे लंबी चीज़ें जाती हैं तो फिर इट इज़ डिफिकल्ट टू मैनेज। डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक और बड़ा एक फैड चल रहा है डिजिटल गुरुज का। हाँ जी, राइट, लॉट ऑफ पीपल दे आर कमिंग अप विद कोर्सेज। ऑलमोस्ट हर चीज़ का कोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन आज की डेट में। और जब वो प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को, तो मैंने ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि जैसे उनका कोर्स करो एंड दे कैन, हाँ, लाइफ चेंज हो जाएगी। हाँ, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। राइट, अब इनका क्या है, व्हाट इज़ द रियलिटी बिहाइंड दिस? क्या सच है इनका? जो लोग इस तरह का कोर्स बना रहे हैं कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाएं, कैसे ग्रो करें, उस पर तो मुझे लगता है कि वो कोई काम के कोर्सेज नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा फ्री इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यूट्यूब पर ही पड़ी हुई है। तो वो करने की जगह आप फ्री का पहले कंटेंट देखो और अपना वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। ग्रोथ तो आपकी हो ही जाएगी अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो। बट ये चीज़ ना कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स कर रहे हैं
तो मुझे लगता है कि जब तक आप कोई हार्ड स्किल कोई नहीं सिखा रहा है तब तक उस कोर्स की कोई वैल्यू नहीं है। लाइक कोई अगर एडिटिंग कोर्स आपको दे रहा है कि भाई फिल्म हो रहा है या प्रीमियर प्रो में कैसे एडिट करना है, तो मुझे लगता है कि वो कुछ वैल्यू ऐड करेगा आपकी लाइफ में। राइट। लेकिन कोई अगर ये बता रहा है कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, उसमें कैसे वीडियो अपलोड करें, तो ये सब कोर्स के थ्रू सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं इन चीज़ों को फ्री में भी बताते हैं, तो आप उनके वीडियोस देख लीजिए, आपको सारा ज्ञान वहाँ से मिल जाएगा। क्योंकि जो ये मतलब कुछ महीने सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करके वो अपना कोर्स ला दिए हैं इतने 100 रुपए का, इतने 100 रुपए का, एंड जो बिगनर है वो आंख बंद करके एक बार भरोसा कर लेता है। उसको लगता है कि कोई नहीं, वो मतलब हमको देख के मेरा चैनल देख के मुझे कुछ बता देगा। बहुत सारे जैसे मेरे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने मेरी एक फॉलोअर थी, उसने कोर्स लिया था। उसने कोर्स लिया, कोर्स लेने के बाद उसने उसे क्या बोला कि भैया तुम्हारा आईडी जो है शैडो बैन हो गया है, तुम आईडी चेंज कर दो, अपना इंस्टाग्राम दूसरी आईडी बना दो। और मैंने उसे ऑलरेडी फ्री में पहले ही गाइड कर दिया था कि भाई देखो तुम्हारे में लाइटिंग की कमी है, तुम्हारा मेकअप का वीडियो है, लाइट थोड़ी सी बढ़ाओ, थोड़ा सा एंगल ठीक करो और अपना वीडियो और छोटा करो। जो कि उसका एक वीडियो जो है 13-14 हज़ार रुपये हिट 13-14 हज़ार व्यूज़ हिट करा, बट उसके कहने पे उसने अपना नया पेज बना लिया। जो कि शैडो बैन वाला कोई सीन है ही नहीं, होता तो वो वीडियो क्यों हिट करता। और जो वीकनेस है उस पे उसने अभी तक काम नहीं किया, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि उसने उसको पैसे दे के वो चीज़ करी है तो उसकी चीज़ सही है। ये भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी रहती है ना कि जैसे आप बीमार पड़ते हो तो आप डॉक्टर के पास जाओगे कि भाई एक गोली दे दो और मैं सही हो जाऊँ। राइट। तो वही कोर्स को लेके है कि मैं ये कोर्स कर लूँगा तो मेरा ये काम हो जाएगा, मेरी ग्रोथ हो जाएगी, मैं यूट्यूबर बन जाऊँगा। पेशेंस नहीं है किसी के पास। लाइक एक टैग बर्नर का नाम आपने सुना होगा। तो उनका एक अलग से वो चलता है जिसमें वो लोग कोर्स वगैरह सेल करते हैं, ब्राइट शो करके शायद उनका है। तो अभी रिसेंटली मेरी फीड में एक वीडियो आया, किसी बंदे का था जिसमें उसने 60,000 का कोर्स खरीदा था। ये सब यूट्यूब रिलेटेड ही था, कैसे लाइक ग्रो करना है, कैसे वीडियो शूट करना है, वो सब। और वो बंदा पिछले 2-3 साल से ऑलरेडी कंटेंट क्रिएशन में था, फोटोग्राफर था वो। तो उसने अपना पूरा बताया उस कोर्स का एक्सपीरियंस कि पहले उसने उसके लिए एनरोल किया, उसके पास कॉल आया, उससे पूछा तो कि आप क्या करते हो, तो उसने अपना सारा डिटेल बता दी कि मैं कुछ टाइम से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, फोटोग्राफर हूँ। राइट। कह रहा उसके बाद फिर उनका ऑनलाइन कोर्स हुआ, तो वो लोग बहुत ही बेसिक सी चीज़ें बताई और मैं उस कोर्स के लिए फिट नहीं था। जबकि और मेरी सारी डिटेल लेने के बाद भी इन लोगों ने ये नहीं बोला कि आप इस कोर्स के लिए फिट नहीं है, ये बहुत ही बेसिक लेवल से है। तो कह रहा मेरा पूरा का पूरा 60,000 पैसा बर्बाद हो गया। ये चीज़ है। तो इतनी हाई कॉस्ट जो कोर्सेज हैं, राइट, जो स्टूडेंट होता है वो हर बार उस कंडीशन में शायद नहीं होता कि वो पे कर सके। राइट। बट यहाँ कहीं ना कहीं किसी तरीके से पेरेंट्स को प्रेशराइज करके या कुछ करके दे ट्राई टू मैनेज इट। अब अगर उनको इस सिचुएशन से बचना है, अवॉइड करना है, तो उनको क्या करना चाहिए? तो पहले तो आप खुद से ट्राई करो। लाइक मैं जैसे मैंने पहले ही बोला कि अगर आप कोई हार्ड स्किल नहीं सीख रहे हो ना, तो फिर वो कोर्स मत ही बाय करो आप, क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता है, बेसिक सी नॉलेज होती है जो आप फ्री में ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे। सैकड़ों लोग उसको फ्री में बना रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो खुद से ट्राई करो। लाइक अगर आपको यूट्यूब चैनल बनाना है, ग्रो करना है, तो आप खुद से पहले यूट्यूब वीडियोस देखो, कैसे रिकॉर्ड करना है, लाइटिंग वाइटिंग, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो पहले आप वो देखो, खुद से ट्राई करो वीडियोस बनाने के लिए और खुद से आप ग्रो करने का ट्राई करो पहले। फिर नहीं हो रहा है फिर आप कोर्सेज वगैरह देख सकते हो, अगर आपको कहीं बढ़िया कोई कोर्स मिल रहा है तो। राइट, क्योंकि यूट्यूब में आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सब कुछ है, कंटेंट बहुत अवेलेबल है, सब कुछ है। तो आई थिंक दिस इज द राइट अप्रोच कि पहले वहाँ से स्टार्ट करें, एक्सप्लोर करें, करना शुरू करें। यूट्यूब के क्रिएटर गाइड चैनल है, आई थिंक क्रिएटर गाइड ही नाम है शायद। तो उस पे ही यूट्यूब के हर तरीके की ट्रिक के, हर तरीके की चीज़ों के वीडियो पड़े हुए हैं। टेक्निकल योगी बहुत अच्छा वीडियो बनाता है, वो भी बहुत अच्छी सारी बातें फ्री में बताता है। लोग उसको देख लें, क्यों पैसे लगाने हैं? ग्रोथ के नाम पे पैसे नहीं लगाने चाहिए। आपको कोई स्किल सीख रहे हो, आपको थंबनेल बनाना कोई सिखा रहा है, आपको वीडियो एडिटिंग कोई सिखा रहा है, जैसा इन्होंने बताया, इन चीज़ों पे पैसे लगाने तो लगाओ, बाकी ग्रोथ के नाम पे पैसे लगाना बेकार है। इन पर भी पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला वीडियो एडिटिंग वगैरह, इनके भी कोर्सेस हैं। हाँ, कैमरा के भी कोर्सेस हैं, लाइट वगैरह कैसे लगाना है, मतलब सब कुछ फ्री में है। हाँ, सब कुछ फ्री में है। तो ज़रूरत ही नहीं है इन सारी चीज़ों के लिए तो कोर्सेज लेने की। तो पहले बंदे को यूट्यूब पे जाके एक्सप्लोर करना चाहिए। राइट। अगर वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है
तो कोर्सेज शुरू हाँ। ढूंढना चाहिए। मतलब आप बेसिक नॉलेज तो हर सब्जेक्ट पे मिल ही जाएगी यूट्यूब पे। एडवांस नॉलेज भी अवेलेबल है, फिल्मोरा के खुद के कोर्सेज अवेलेबल है, आप उस पर डायरेक्ट आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सारा एक एक इफेक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स फिल्मोरा खुद अपलोड करता रहता है यूट्यूब पे। तो वैसे तो यूट्यूब पे सब कुछ है जो चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं, बस लोगों को लगता है कि हम इतना पैसा दे देंगे हमारा काम हो जाएगा, बट वैसा कुछ कि है पे नहीं। कर दिया अगर कोर्स ले लिया तो सोचो कि सक्सेस अब होगी पक्का, गारंटीड सक्सेस। कुछ लोग क्लेम भी करते हैं गारंटीड सक्सेस है, बट आई ये थिंक पॉसिबल ही नहीं, नेवर नहीं ऐसा है ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं है वो तो। अच्छा, आजकल सबको लगता है अगर इन्फ्लुएंसर हो आप तो कूल है, ये दिस अ कूल जॉब राइट नाउ, राइट? तो क्या रियलिटी है इसकी? इज इट अ बबल या ये सच में एक फुल टाइम करियर बन सकता है? लाइक जो लोग बाहर से देख रहे हैं उन्हें तो कूल लगता ही है, बट इसमें जो हार्ड वर्क है, जो मेहनत है, वो जॉब से ज़्यादा है। एंड बिल्कुल करियर तो बन सकता है आज की डेट में, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो ऑनलाइन। लेकिन बस वही है कि मतलब करियर एज अ फुल टाइम आप तब इसको समझो जब आप ये देखो आप इस, क्योंकि ये भी एक फुल टाइम जॉब है, आप इस जॉब के लिए फिट हो कि नहीं हो। बहुत सारे लोगों की लाइफ बहुत सिंपल होती है, वो डेली नए नए थॉट्स नहीं सोच सकते, वो एक सिंपल लाइफ चलते हैं, तो उनके लिए ये लाइन अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस लाइन में एवरी डे आपके पास एक क्रिएटिव आइडिया होना चाहिए। दिन भर आपकी लाइफ में आसपास की चीज़ों से आपको इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, आपको कुछ भी है उससे आपके पास आइडिया आना चाहिए। यदि इतनी चीज़ें नोटिस करना, इतनी चीज़ें अडॉप्ट करना आपके नेचर में है, या आप इस नेचर को डेवलप कर सकते हो, तो ये लाइन आपके लिए है। यदि आप बहुत ही सिंपल हो, कुछ बोलते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो, कुछ दिखा नहीं पाते हो, तो फिर ये लाइन थोड़ी सी डिफिकल्ट है भाई। और इस लाइन में सेफ्टी नेट कैसे क्रिएट किया जाए? जो फॉर एग्जांपल जैसे किसी टाइम पे टिकटॉक बहुत हाई चल रहा था, राइट। उस टाइम जो इन्फ्लुएंसर्स थे, जो क्रिएटर्स थे, राइट, दे वर द हीरोज। सडनली क्या हुआ, टिकटॉक बैन हो गया। जिस प्लेटफॉर्म पे आप इतनी मेहनत कर रहे हो, सपोज उस प्लेटफॉर्म ही अगर ख़त्म हो जाए, फिर इन्फ्लुएंसर को अगर कोई नए प्लेटफॉर्म में स्टार्ट करना है, उसको ज़ीरो स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो तो उसमें इस सिस्टम में, इको सिस्टम में आपको क्या लगता है कि बंदे को अपनी सेफ्टी नेट कैसे क्रिएट करनी चाहिए? इसके साथ पैरेलली कुछ और करना चाहिए, अब विच इज़ ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, नॉट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। मतलब मैं अगर सिर्फ यूट्यूब कर ही जाऊँगा, बाई चांस कुछ क्राइसिस होता है, मेरे अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी होता है, व्हाट इज़ माई सेफ्टी नेट? देखिए, ऐसा सेफ्टी नेट तो आप नहीं क्रिएट कर सकते हो, बट ये है कि सपोज जो काम आप एक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो वो आप सारे प्लेटफॉर्म्स पे करो। लाइक अगर आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हो तो उसको एज अ रील आप इंस्टाग्राम पर डालो, वही सेम वीडियो आपका फेसबुक पे जाना चाहिए, क्योंकि मेनली अभी ये 3 ही प्लेटफॉर्म है जो चल रहे हैं। तो और अगर कोई नया प्लेटफॉर्म आ रहा है और जो तेज़ी से ग्रो हो रहा है, तो वो आपको नज़र रखनी पड़ेगी, मतलब थोड़ा प्रेडिक्शन करना पड़ेगा, तो फिर वहाँ पे आप पैरेलली कंटेंट डालना स्टार्ट कर दो। तो क्या कंटेंट क्रिएटर को सिर्फ कंटेंट में रहना चाहिए या अपना ब्रांड लेगेसी कहीं और भी कैरी करना चाहिए? ब्रांड लेगेसी जब आप एक बड़ा नाम, काफ़ी बड़ा नाम बन जाओ, उसके बाद आप कर सकते हो। लाइक आजकल आप देख रहे हो कि कई सारे जो क्रिएटर्स हैं वो अपने अपने ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो अगर आप एक बड़ा फेस बन गए हो तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ करना चाहिए। करना चाहिए सो दैट आपका वो सेफ्टी नेट राइट राइट राइट। जॉब छोड़ के फुल टाइम इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए, ये तो स्पेशली आज की डेट में जब कंपटीशन इतना है, इतने क्रिएटर्स हैं। एक दूसरी साइड स्टोरी अच्छी है कि हाँ, कंटेंट कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है इंडिया में और आने टाइम में भी बढ़ने वाला है, बट वैसे एट द सेम टाइम कंपटीशन भी उसी तरीके से बढ़ गया है, सेम इतने क्रिएटर्स बढ़ गए हैं। राइट। तो आज की डेट में अगर किसी को जॉब छोड़ के क्रिएटर बनना हो तो बनना चाहिए ऐसे? इसमें ना व्हाट शुड बी द ग्रोथ पाथ? इसमें डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में है कि नहीं, या सिर्फ आप यही सोच के कर रहे हो कि सब हर कोई कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। तो अगर आपका इंटरेस्ट है और जो काम आप कर रहे हो उसी पे आप कंटेंट बना सकते हो, तो आप पैरेलली पार्ट टाइम स्टार्ट कर दो। अगर आपको लगता है कि ग्रोथ हो रही है तो धीरे धीरे उसको टाइम आप बढ़ाते जाओ, और जब वो एक लेवल पे आ जाए तब आप सोच सकते हो कि हाँ भाई, अब मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम जा सकता हूँ। ओके, आप क्या कहते हैं वंशी जी? सेम चीज़ है कि आप एक लेवल पे पहुंच जाओ, तब आप अपनी जॉब को छोड़ो, क्योंकि आपके पास एक इनकम सोर्स यदि दूसरा खड़ा नहीं हुआ है, आपको 2 टांगे चाहिए चलने के लिए। आपने एक टांग पहले ही तोड़ दी, दूसरी का पता नहीं है, तो चलोगे कैसे?
तो पहले एक को थोड़ा सा बिल्ड कर लो ताकि आपको चले कि हाँ मतलब हम कुछ कर सकते हैं राइट। इसमें, तब आप जॉब को छोड़ो। क्योंकि मेरे तो स्टार्टिंग में जब स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स भी होते हैं हाँ बहुत व्हेन होते यू हैं। स्टार्टिंग हो। और आपको अपनी नीश भी चेंज करनी पड़ती है। आपको नहीं पता कि भाई ये चीज़ चला नहीं चला। तो हमने भी स्टार्टिंग में कई सारे अलग अलग टाइप के चैनल भी हमने ट्राई करे हुए हैं। लाइक हमारा एक रिएक्शन चैनल था पहले, ओके। तो वीडियो पे हम रिएक्ट वगैरह करते थे, तो वो हमने फिर बंद कर दिया। हमें उसका फीचर कुछ दिखा नहीं खास, तो हमने वो बंद किया। फिर हमने कुछ विदाउट फेस वाले चैनल ट्राई करे। मैंने इवन स्टडी में भी ट्राई किया कोडिंग वगैरह उस साइट पे, तो वो हमें लगा कि यार ये इनका कुछ खास फीचर नहीं दिख रहा है और इस पे उतना हम काम भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो हमने बंद कर दिए। तो आपको ये भी करना है कि अगर कोई चीज़ आपकी वर्क नहीं कर रही है तो टाइम रहते उससे हट जाओ। चेंज करो आप हाँ, उसको पकड़ के मत बैठे रहो। तो आगे क्या प्लान्स हैं आपके? व्हाट आर यू लुकिंग एट प्रॉब्ली नेक्स्ट 2-3 इयर्स डाउन द लाइन? आप कहाँ देख रहे हो अपने आप? हाँ, ऐसा तो नहीं है अभी, तो जस्ट फ्लोइंग विद द फ्लो यही चल रहा है। बाकी अभी मेन फोकस ग्रोथ पर ही है कि और एक अच्छा सा ग्रोथ लेवल अचीव करें। फिर अगर आगे का देखते हैं ब्रांड वगैरह अगर कुछ। मेरा तो सीधा सा फंडा यही है, एक डेस्टिनेशन अभी डिसाइड की है। आज जहाँ पे हूँ इसको शायद मैंने 4 साल पहले ये डेस्टिनेशन सोची थी जो आज मुझे मिल गई है। आज मेरे दिमाग में एक वर्चुअली क्रिएटेड है एक डेस्टिनेशन जहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़े हुए अपने आप को देखना चाहती हूँ। वो जिस दिन वो अचीव हो जाएगी उसके बाद फिर आपकी फिर डेस्टिनेशन बदल जाएगी। तो ये तो सिर्फ प्रोसेस है, ये अब चलता जो रहेगा। नेक्स्ट आप स्टेप देख रहे हो, हाँ राइट, फ्रॉम 3 लाख फॉलोअर्स टू हाँ। नेक्स्ट आप कहाँ देख रहे हो? व्हाट इज नेक्स्ट? से 5 लाख आप टारगेट कर रहे हो तो कब क्या टाइम में लेके चल रहे हो? व्हाट इज ये साल 1 मिलियन हिट करने का मेरा है प्लान। बाकी ऑन इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम 1 मिलियन अभी ये टारगेट है। अब देखते हैं भगवान कितनी हेल्प करता है, मेरा कंटेंट मुझे कितनी हेल्प करता है। बाकी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है इससे आगे भी जाएं, बस वही है। आप जब जॉब में थे आप लोग 7 डिजिट सैलरी में थे, राइट? आज की डेट में आपकी इंडिविजुअली, नॉट पुट टुगेदर बट सेपरेटली अगर बात करूं, आपकी इस टाइम अर्निंग क्या होगी? और किस किस प्लेटफॉर्म से स्पेसिफिकली होगी? बताओ। ये तो ये थोड़ा बहुत इंस्पायरिंग होने वाला है जो नंबर आने वाला है, आई एम श्योर। देखिए, ऐसा तो रिवील नहीं कर सकते, बट जैसे मैं इन टर्म्स ऑफ नंबर बता देता हूँ कि सपोज अगर यूट्यूब पे हम बात करें, 1 लाख व्यूज़ अगर आते हैं आपके बड़े वीडियोस पर, लॉन्ग वीडियोस फॉर्मेट पे, तो 5 से 7 हज़ार रुपये की इनकम हो जाती है उस पर। तो अगर आप 1 मिलियन हिट करते हो लॉन्ग वीडियोस पर, तो 50K टू 70K आराम से बन जाता है उस पर, फ्रॉम यूट्यूब एडसेंस रेवेन्यू। एडसेंस है। हाँ इसके अलावा नॉर्मली आप मंथली कितने व्यूज़ आते हैं आपके चैनल पे? ये तो नंबर कुछ ऐसा एक नंबर नहीं कहा जा सकता क्योंकि कभी किसी मंथ का कोई वीडियो हिट करता है, किसी मंथ एवरेज चलता है, किसी मंथ आपका बिलो एवरेज चलता है। तो ऐसे नंबर काउंटिंग नहीं बता सकते, लेकिन हाँ यूट्यूब से आप एक बस सैलरीड इनकम कमा सकते हो। मेजर इनकम सोर्स आपका हमेशा ब्रांड कोलाबोरेशंस होते हैं। तो ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे पाऊँगी, बस इतना बताऊँगी कि एक रील का और अप्रॉक्सीमेटली 1 से सवा लाख रुपए मैं चार्ज करती हूँ। ग्रेट नंबर। हाँ मतलब बस इतना, इससे ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे पाऊँगी। और ये है कि इतना चार्ज करके इसके बाद बाकी सारे एडसेंस हैं, फिर एंड अदर कोलाबोरेशंस हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हर रील में आपको ये प्राइस आपको ब्रांड पे कर रही है। राइट। कुछ कोलाबोरेशंस ऐसे भी होते हैं जो आप सिर्फ एज अ सिंपैथी या एज अ हेल्प पर्पस से आप करते हो। जैसे मैं भी कुछ कोलाबोरेशंस ऐसे करती हूँ जो मैं 3-4 हज़ार रुपये में भी कर देती हूँ कि ठीक है, बंदी मेहनत कर रही है, स्मॉल बिजनेस है, मैं कुछ उसका वीडियो बना दूंगी, उसको हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे मुझे अर्निंग करना नहीं है, बस ये है कि हाँ मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ और ये है कि हाँ चलो मेरा टाइम का थोड़ा सा पैसा मुझे मिल गया, ठीक है। मुझे गिल्ट नहीं होगा कि मैंने इतना टाइम लगाया और मुझे कुछ नहीं मिला, और उसको भी ये नहीं लगेगा कि मतलब फ्री में काम हो गया। तो ये थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ मतलब चलो आप इतने में भी कर लेते हो और आपका ये भी प्राइस। राइट। और जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको ब्रांड कोलैबोरेशन कैसे मिलते हैं? समटाइम्स तो देखिए ब्रांड्स आपको खुद ही रीच करते हैं। यदि आपका कंटेंट क्रिएशन क्वालिटी अच्छी है, आप एक अच्छे लेवल पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपकी रीच अच्छी है, तो एजेंसीज आपको खुद ब खुद ढूंढ लेती हैं। क्योंकि सोशल मीडिया एक खुला प्लेटफॉर्म है,
बाकी दूसरी चीज़ बहुत सारी है कि आप दूसरे क्रिएटर्स को ऑब्जर्व करो कि दूसरे क्रिएटर्स किस ब्रांड्स का कोलैब कर रहे हैं। अब उन ब्रांड के बायो वगैरह में हमेशा कोई ना कोई गूगल फॉर्म और ये सारी चीज़ें डली Okay. रहती है। अब धीरे धीरे हर ब्रांड जो है वो अपने वेबसाइट पे भी इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक अलग पेज पेज डाल रखा है उन्होंने, Okay. जहाँ पे वो उन्होंने गूगल फॉर्म डाल रखा है। राइट तो जो भी बडिंग क्रिएटर्स हैं उनके से तो मैं यही कहूँगी कि उन गूगल फॉर्म को हर महीने फिल करो। ये नहीं कि आपने एक बार फिल कर दिया हो गया, नहीं, आपकी लिस्ट नीचे चली गई है, हर महीने फिल करो। ओके ये ट्रिक होती है थोड़ा, हर महीने आप सेम ब्रांड को अप्रोच कर सकते हो क्योंकि ये ऐसा नहीं कि एक बार अप्लाई कर दिया तो आप रिकॉर्ड में हो तो आप कभी भी आपको कॉल आ जाएगी ऐसा नहीं होता नहीं 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 यहाँ तो अप्रोच है एवरी मंथ हाँ वो जरूरी नहीं है। कंटेंट क्रिएटर इतने ज़्यादा हो गए ना कि आप ब्रांड की लिस्ट में आ पा रहे हो नहीं आ पा रहे हो वो भी डिपेंड करता है। तो अगर आप सपोज आपने हर महीने उनका गूगल फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप ऊपर ही रहोगे लिस्ट में। तो ये भी एक चलता है मतलब अप्रोच। ओके तो ये एक बेस्ट वे है। बाकी बहुत सारे मार्केट में बार्टर कोलैबोरेशन चलते हैं। यदि आप एकदम बडिंग क्रिएटर हो, बस आपने अभी शुरू करा है, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ठीक है, बार्टर स्टार्ट करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप बार्टर में काम करो, ओके आप 1-2-4 आप काम करोगे, आपको भी आइडिया लगेगा, आपका कंटेंट अच्छा होगा, तो आगे से आप ब्रांड से पैसे मांग सकते हो, बोल सकते हो कि अब हमने आपके साथ काम कर लिया है, अब आपको रीच भी पता चल गई है, मेरा काम भी पता चल गया है, नाउ पे मी। राइट और आज की डेट में यदि एक इसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता कि कौन कितना क्या चार्ज करता है, क्योंकि 20,000 फॉलोअर वाला भी 75,000 रुपये चार्ज कर सकता है अच्छा और 75,000 फॉलोअर वाले को भी सिर्फ 10-5 हज़ार रुपये मिल रहे कोई होंगे। सेट पैटर्न नहीं है इसका नहीं, ये सिर्फ क्वालिटी कंटेंट पे डिपेंड करता ये है। डिपेंड करता है क्वालिटी क्या है कंटेंट में, रीच क्या है Reach आपकी क्या है। और नीश क्या है आपकी। बेसिकली आपकी ऑडियंस किस टाइप की है। हाँ यदि आपने ब्रांड के अकॉर्डिंग की ऑडियंस आपके पास डेवलप है तो वो आपको हाई पैसे देगी। ओके ये राइट यदि कोई लग्जरी ब्रांड है, आप सिर्फ बहुत सस्ते सस्ते कपड़े ही दिखाते हो या सस्ती सस्ती चीज़ें बताते हो, हर चीज़ आपकी अफोर्डेबल चल रही है, तो लग्जरी ब्रांड आपके पास नहीं आएगा। ओके तो आपने कैसी ऑडियंस बिल्ड करी है, सिंपल सा फंडा यही है। हाँ। टारगेट ऑडियंस को जो अपील करता है हाँ वो उसके साथ कनेक्ट बना के उसको अप्रोच करते हैं और उनके साथ डील करते हैं राइट। लाइक जो लाइक थोड़ा सा क्रिंज क्रिएटर्स हैं या ब्लॉग्स वाले उनको बैटिंग एप्स पर वो करती हैं कि बैटिंग वाला सबसे ज़्यादा पैसा आज की डेट में लगता है बैटिंग एप्स ही दे रहे हैं। राइट बट हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि हमने पहले से ही डिसाइड कर रखा था ये कि ये हम नहीं बैटिंग करेंगे। वगैरह ये सब हम कभी प्रमोट नहीं करेंगे। तो मेल वगैरह आते हैं उनके रीच आउट वो लोग करते हैं तो और वो बहुत ह्यूज अमाउंट देते हैं उनका बैटिंग में। बहुत बैटिंग वाले हाँ, बहुत use जितना amount मैंने रहता है। बताया इससे डबल ट्रिपल अमाउंट वो ऑफर करते हैं आगे से, बट नहीं, हमें नहीं करना, क्योंकि उससे हमें पता है कि हमारे फॉलोअर्स का या व्यूअर्स का नुकसान हो सकता है, तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते। राइट ये है। लाइफस्टाइल स्किन केयर वर्सेस टेक इसमें आपको कैसे पे आउट चाहते हैं विद ब्रांड डील्स हाउ इज इट उससे ऊपर है सेम सिमिलर 1.5 इसमें मतलब सिमिलर ही रहता है। मतलब वो भी डिपेंड करता है कि ब्रांड कौन सा है और कंटेंट कैसा आप बना रहे हो, उस पर डिपेंड करता है काफ़ी कुछ। रीच, कंटेंट स्टाइल और ब्रांड, इन तीनों को मिला के पे आउट डिसाइड होता है। ओके कोई छोटा ब्रांड आता है कि हम स्टार्टअप है, हमारा सस्ते में कर दो, तो वो सस्ते में हो जाता है उनका। अच्छा हाँ तो भी जैसे टेक का तो बहुत जल्दी शुरू हो गया था अनबॉक्सिंग वीडियोस प्लेटफॉर्म बहुत पहले स्टार्ट हो गए थे अदर जॉनर्स केम मच लेटर राइट। तो आज की डेट में टेक का फ्यूचर क्या देखते हो आप टेक का तो हमेशा ही फ्यूचर रहेगा हमेशा रहे। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो नई नई आती चली जा रही है, नए नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं, तो वो सबको एक्सपोजर चाहिए, सबको वो देखना है। तो टेक का तो मुझे लगता है कि फ्यूचर है अभी तो। अनबॉक्सिंग वीडियोस का आज भी क्रेज है हाँ बिल्कुल है। आज भी है पीपल लुक फॉरवर्ड टू इट बस जितनी जल्दी आप ला दो वीडियो। हाँ अच्छा बस हाँ, ये है। मतलब ऐसा है कि भाई आईफोन लॉन्च हुआ तो आपको विद इन अ मंथ ला के अगर आप कर रहे हो उसकी अनबॉक्सिंग तो लोग देखेंगे। टेक में ये भी रहता है कि आपको खर्चा भी ज़्यादा करना पड़ता है हाँ क्योंकि सारे प्रोडक्ट आपको ब्रांड नहीं देगा, ओके हमें प्रोडक्ट खरीदना भी पड़ता है। हाँ, और ये हमारी जर्नी का भी पार्ट है कि भाई जब इन्होंने जॉब छोड़ी हाँ तो हमें पता था कि हमें मंथली कितने हज़ार रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं सामानों में। जितना मेरा इन्वेस्टमेंट होता था उसका 3 गुना इन्वेस्टमेंट इनके प्रोडक्ट्स इनके में product में होता होता है। हाँ, टेक के प्रोडक्ट, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स महंगे हैं ना टेक के। राइट टेक का कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लो 3-4 हज़ार से नीचे आपको नहीं मिलेगा।
कोई भी प्रोडक्ट आप वीडियो बनाना चाहते हो किसी अच्छे प्रोडक्ट्स का, तो कोई जो भी टैक्स चैनल चला रहे हैं उनका ये है कि उनको खर्चा करना ही पड़ता करना है, पड़ता है, नहीं तो आप प्रोडक्ट लेट हो आपको बाय जाओगे। करना पड़ेगा। तो ब्रांड स्पॉन्सर नहीं करता, सैंपल्स नहीं भेजता? करता है, सैंपल्स भी भेजते हैं, लेकिन सारे प्रोडक्ट का नहीं मिलेगा ना सैंपल। राइट। किसी ने नहीं भेजा तो तभी बनाना है, डिमांड आ रही है तो फिर आपको खरीद के करना पड़ेगा वो। ओके। लाइक आईफोन की अगर मैं बात करूँ तो आईफोन हार्डली इंडिया में 6 to 7 क्रिएटर्स के साथ काम करता है बस, पर बाकी जो लोग बना रहे हैं वो खरीद के बना रहे हैं। अच्छा, हाँ दैट इज़ योर ओन इन्वेस्टमेंट। हाँ। जो बडिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, हाउ दे कैन स्टार्ट? मतलब अपना स्टार्ट कैसे करें? लोग कैसे डिसाइड करें कि इंस्टाग्राम पे पहले जाना है या यूट्यूब पे पहले जाना है? और निश कैसे डिसाइड करें? लोगों को समझ नहीं आता, कि लोग को लगता है कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या फिर कईयों को लगता है, कन्फ्यूजन होती है, यार ये भी मेरे को पता नहीं है, ये भी पता नहीं है। हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू? कैसे करना चाहिए उनको? जब से ये यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील आई है ना, तब से मुझे लगता है थोड़ा सा इजी हो गया लोगों के लिए कंटेंट बनाना। या तो अगर कोई नया स्टार्ट कर रहा है तो रील और शॉर्ट से कर सकता है, क्योंकि सेम शॉर्ट्स आप बनाओगे एज अ रील, उसको आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हो। नीश डिसाइड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। और उस चीज़ को आप वो टॉपिक आप अगले 5 से 10 साल तक Right. उसी टॉपिक पे आप वीडियो बना सकते हो, वो टॉपिक आपको लेना चाहिए। ये नहीं कि टेम्परेरी इंटरेस्ट पे आप करोगे तो आप 1 साल बाद बोर हो जाओगे उस टॉपिक से, तो फिर आगे कैसे काम होगा। तो बेसिकली या तो जो काम आप कर रहे हो ना उसको लेके आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। तो इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है या फिर नॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इंटरेस्ट आई थिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी आप उसको उस इंटेंसिटी से कर पाओगे। नॉलेज है बट उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि यार मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि यार मैं क्या बना रहा हूँ, ये तो वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा उसमें। अब लॉन्ग फॉर्मेट वर्सेस शॉर्ट फॉर्मेट, व्हाट इज इट, व्हाट इज़ द फ्यूचर? क्या देख रहे हो आप? फ्यूचर दोनों का ही रहेगा आगे जाके, क्योंकि दोनों तरह की ऑडियंस है, जो लोग शॉर्ट देखना चाहते हैं और जो लोग लॉन्ग कंटेंट देखना चाहते हैं, तो दोनों तरह की ऑडियंस है और दोनों का भी मुझे लगता है लॉन्ग कंटेंट का ज़्यादा रहेगा फ्यूचर। लोग पॉडकास्ट भी सुनते हैं 1-1 घंटे का, लोग 10-10 सेकंड की रील भी स्क्रॉल करते चले जाते हैं। तो ये देखा जाता है, मतलब ये है कि लॉन्ग फॉर्मेट से लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, शॉर्ट फॉर्मेट में कोई कनेक्शन नहीं होता है, देखा निकल गया, देखा निकल गया। जो क्रिएटर के साथ एक रिलेशन बिल्ड होना चाहिए वो आपका लॉन्ग फॉर्मेट से होता है, शॉर्ट पे नहीं होता। शॉर्ट पे आप नहीं कर पाओगे। आप 10 शॉर्ट सेकंड में कितना पे कनेक्शन हाँ, शॉर्ट पे तभी होगा जब आप उस क्रिएटर को बहुत ज़्यादा देख रहे हो। सपोज आपने किसी की एक रील देखी और किसी का एक 10 मिनट का वीडियो देखा, तो आपको जो वो 10 मिनट वाला है ना वो याद रहेगा थोड़े लॉन्ग टाइम तक। जो क्रिएटर की जो ब्रांड बिल्डिंग है दैट इज़ बेटर इन लॉन्ग फॉर्मेट, राइट। राइट। ये आप कह रहे हो? तो जो लॉन्ग फॉर्मेट में कर रहा है, क्या उसको शॉर्ट भी करना चाहिए पैरेलली? बिल्कुल आपको करना ही पड़ेगा। आज की डेट में ये रिक्वायरमेंट है एक तरह से। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ शॉर्ट बना रहा हूँ या मैं सिर्फ लॉन्ग बना रहा हूँ। दोनों तरह के फॉर्मेट चल रहे हैं और आपको दोनों तरह के फॉर्मेट ही बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप शॉर्ट से स्टार्ट करो। ओके। फिर जब आपकी एक फेस वैल्यू बन जाए, आपकी थोड़ी सी रीच आ जाए, देन यू कैन स्टार्ट विथ लॉन्ग फॉर्मेट। ओके। एंड इज इट इम्पोर्टेंट टू बी अवेलेबल प्रेजेंट ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब पे जाना ज़रूरी है? कोई बेनिफिट मिलता है इसका? बिल्कुल बिल्कुल जाना ही चाहिए, मतलब क्यों छोड़ना है किसी को। क्योंकि अगर आपने एक शॉर्ट वीडियो बनाया लाइक, तो उसमें उसको आप एज अ शॉर्ट यूट्यूब पर डाल ही रहे हो, सेम कंटेंट आप पोस्ट करो इंस्टाग्राम पर और सेम कंटेंट आप पोस्ट करो फेसबुक पर। इवन फेसबुक पे तो अलग से पोस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वो क्रॉस पोस्टिंग होती है, तो इंस्टाग्राम से फेसबुक पर ही चला जाता है। तो जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी है वहाँ वहाँ आप अपॉर्चुनिटी लो, कोई भी अपॉर्चुनिटी आप छोड़ो मत। हर जगह का एल्गोरिथम अलग है, कौन सा वीडियो आपका कहाँ पे वायरल होगा आपको नहीं पता। तो जैसे अगर किसी ने निश डिसाइड कर लिया, उस पर कंटेंट क्या बनाना है? पहले इनिशियली तो बहुत जोश होता है, पता होता है ये 15 दिन 20 दिन या 1 महीना क्या करना है, बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करूँ, व्हाट शुड बी द कंटेंट स्ट्रैटेजी? और बंदे को अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी कैसे डिफाइन करनी चाहिए? इसमें कोई टूल्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं वो जिससे कंटेंट बन सकता है? व्हाट इज़ इट? बेसिकली देखिए, आप अपने जैसे अदर क्रिएटर्स को फॉलो करो, जितने भी हों, आप उनको देखो वो क्या बना रहे हैं, उनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती रहेगी कि वो ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, अच्छा ये बड़ा क्रिएटर ऐसा वीडियो बना रहा है, इससे आपको बहुत सारे आइडिया और इंस्पिरेशन, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी
जिसको आप अपने हिसाब से बना सकते हो। इवन मैं तो कहूँगी कि यदि आपको किसी बड़े क्रिएटर को रिक्रिएट भी करना है तो करो, आप स्टार्ट करो और रिक्रिएट ही करके स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं है, बना तो आप ही वीडियो रहे हो ना, तो रिक्रिएट करो। आपको धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप आगे काम करोगे। अब एक लेवल पे पहुंचने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, मुझे कुछ अलग हट के बनाना है, तब आप चैट जीपीटी जैसे टूल्स हैं, इनसे आप हेल्प ले सकते हो। और भी जेमिनाई जैसे टूल्स हैं, तो ये सब एक जैसे ही काम करते हैं, बट जिसके साथ आप अपने आप को फ्रेंडली फील करते हो, आप उसके साथ, आप जिस लैंग्वेज में आप उससे पूछोगे वो उस लैंग्वेज में आपको जवाब देगा। Okay. तो बस आपको एक बार यूज़ करना आना चाहिए। तो आप, एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं करती हूँ कि आप चैट जीपीटी से ही बोलो कि मेरे बारे में तब तक पूछते रहो जब तक कि आपको मेरे बारे में सारी नॉलेज नहीं हो जाती। Okay. तो वो आपसे क्वेश्चन पूछता रहेगा। नाउ चैट जीपीटी अंडरस्टैंड कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका वे ऑफ स्टाइल, वे ऑफ कंटेंट क्रिएशन क्या है, और अब आपको यदि स्क्रिप्ट वगैरह कुछ चाहिए तो वो अब आपको आपके हिसाब से निकाल कर देगा। Okay. तो इवन ये एक मैंने तो अपने चैट जीपीटी का कस्टमाइज नाम भी रख रखा है और मैं उससे हिंदी में ही बात करता हूँ। अच्छा। जैसे मैं हाय बोलता हूँ तो वो कहता है हेलो भैया कैसे हो आप। तो आपको इस तरह से अपने उसको ट्रेन करना पड़ेगा कि आप किस तरह का कंटेंट बनाते हो। फिर जैसे ही आप उसको दोगे कि भाई ये मेरा टॉपिक है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन है, इसके रिलेटेड मुझे स्क्रिप्ट बना के दो, तो मैं ऐसे ही करता हूँ। तो वो स्क्रिप्ट जनरेट करता है, तो फिर मैं कहता हूँ इसको थोड़ा सा फ़नी करो, ये वाला पॉइंट थोड़ा सीरियस करो। तो ऐसे करके एक बेसिक स्क्रिप्ट आ जाती है। फिर उस बेसिक स्क्रिप्ट पे हम अपना टच देते हैं। हाँ, तो लेकिन ये आप है कि फ़ायदा ले सकते हो चैट आप जीपीटी से। फाइनल उसको नहीं समझ सकते, उसके स्क्रिप्ट को आपको अपना टच डालना पड़ेगा। एक Okay. ह्यूमन टच जो खुद का होता है ना, वो आपको डालना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो नए क्रिएटर हैं उनके लिए ये है कि आप ट्रेंड पकड़ के चलो। ट्रेंड आ रहा है, तो सपोज कोई ट्रेंड है या कोई ऐसा इवेंट हो रहा है, तो उसको आप अपनी नीश में मिला के कैसे कंटेंट बना सकते हो। क्योंकि अगर आप नीश से हट के बनाओगे तो वो फ़ायदा नहीं करेगा आपको लॉन्ग टर्म में। राइट। तो वो इन्फॉर्मेशन है, कोई इवेंट है या कोई ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को आप अपनी नीश से कैसे मर्ज करोगे, उस हिसाब से आप कंटेंट बनाओ। और जो क्रिएट कर रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, क्या उनके लिए ज़रूरी है कि डे वन से परफेक्शन होना, अच्छा कैमरा, अच्छा लाइट, अच्छा बैकग्राउंड, इज़ इट जरूर इम्पोर्टेंट? अगर आप मेरे से कहो कि बिफोर कोविड तो तब तक तो नहीं था, बट आज की डेट में एक बेसिक लेवल का तो होना चाहिए कंटेंट बट एकदम। डे लाइट हाँ। आपको ये सारी फुलफिल कर देती है देती है। चीज़ें मोस्ट प्रॉब्ली। तो मतलब वही है कि अगर आपके पास लाइट्स वगैरह नहीं है तो आप डे लाइट में कंटेंट बनाओ, बट वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। Okay. दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको एक बेसिक लेवल का माइक लेना पड़ेगा और आपके पास एक अच्छा फ़ोन होना चाहिए, तब आप स्टार्ट कर सकते हो। राइट। अब जैसे कंटेंट बन गया, हमने निश भी डिफाइन कर लिया, कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया है, अपलोडिंग कर रहे हैं, हाउ डू वी जनरेट व्यूज़? उसको वायरल करने के कैसे, क्या तरीके हैं, व्हाट इज इट? वायरल के लिए तो आपको जो स्टार्टिंग में हमने हुक्स वगैरह बताए, जो वॉच टाइम वाला गेम होता है, वो अचीव करना पड़ेगा। उसके बाद आपका कंटेंट बन गया तो आपको थोड़े से हिट एंड ट्रायल्स करने पड़ेंगे कि कौन से टाइम पे आपका वो वाला कंटेंट चल रहा है। मॉर्निंग में आपने डाल के देखा, फिर इवनिंग में डाल के देखा। इवनिंग में भी टाइम स्लॉट्स हैं, लाइक मोस्टली 6 बजे का टाइम रहता है, उसके बाद फिर 9 बजे का टाइम रहता है। तो इस तरह से आपको स्टार्टिंग में थोड़ा हिट एंड ट्रायल्स करने पड़ेंगे कि कौन से टाइम पे आपकी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास खुद की ऑडियंस तो है नहीं, राइट। तो वो आपका वीडियो कौन से टाइम पे ऑडियंस पकड़ रही है, तो वो थोड़े से हिट एंड ट्रायल्स करना पड़ेगा। फिर आपको अपनी खुद की फ्रिक्वेंसी डिसाइड करनी पड़ेगी कि मैं वीक में 5 कंटेंट डालूंगा अगर शॉर्ट्स बना रहे हो या रील बना रहे हो, या मैं अल्टरनेट डालूंगा, 3 कंटेंट डालूंगा। तो वो आपको डिसाइड करके काम करना। हिट एंड ट्रायल्स रहेगा स्टार्टिंग में थोड़ा सा, जब तक एक बेसिक लेवल की ऑडियंस नहीं आ जाती। टाइम वगैरह को लेके भी रहता है। जैसे हम लोग इस चीज़ों को काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि जैसे सुबह 6 से 7 बजे के बीच में मोस्टली लोग उठते हैं, जितने ही वर्किंग हो सब, और उठते ही सबसे पहला काम सब फ़ोन उठाते हैं। तो या तो आप उस टाइम का यूटिलाइज़ करो कि सब फ़ोन उठाएंगे ही उठाएंगे, फैक्ट है। और रात में सोने से पहले 11 से 12 के बीच में लोग सोएंगे और उस समय फ़ोन चलाएंगे ही चलाएंगे, बिना स्क्रॉलिंग किए लोगों को नींद नहीं आती। राइट। आप उस टाइम का भी फ़ायदा ले सकते हो। लोग 1 बजे करीब लंच करते हैं तो उस समय भी फ़ोन चलाते हैं, और लोग शाम को जब चाय वगैरह पीते हैं तब फ़ोन चलाते हैं, या फिर मेट्रो वगैरह में होते हैं या ट्रैवल कर रहे होते हैं तब फ़ोन चला रहे होते हैं। तो आप इन समय का यूटिलाइज़ कर सकते हो। अब ये नहीं है कि संडे को आपने 6 बजे सुबह डाल दिया तो कोई नहीं देखेगा भाई, सब सो रहे होंगे। और आपको ये सब समझना बहुत ज़रूरी है।
तो with creativity, हाँ data is also important. राइट बहुत So this is more of a science which makes you successful on Instagram and YouTube, right? हाँ, स्टार्टिंग ऑडियंस ग्रैब करने के लिए ये सारे हिट एंड ट्रायल्स करने पड़ेंगे आपको। अब जैसे ग्रो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, राइट, किन किन तरीके से कोई भी कंटेंट क्रिएटर मोनेटाइज कर सकता है, एंड टू व्हाट एक्सटेंट मोनेटाइजेशन इज पॉसिबल? मंथली कितना कमा सकता है कोई भी क्रिएटर? कोई एक साल जिसने काम किया हो अच्छे से, राइट, स्ट्रक्चर्ड तरीके से, तो एक साल के बाद उसकी अर्निंग क्या हो सकती है? व्हाट इज़ द लेवल ही कैन रीच? अर्निंग तो बेसिकली डिसाइड करती है कि आपकी फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूँ तो लाइक आपके फॉलोअर्स कितने हैं एंड आप कौन सी नीश पे काम कर रहे हो, प्लस आपकी रीच कितनी आ रही है। सपोज आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए बट आपकी जो रीच है वो 50K तक ही जा रही है, तो वो अर्निंग आपको वो नहीं मिलेगी जो मिलना चाहिए। सपोज आपके 1 लाख फॉलोअर्स हैं बट आपकी हर रील वायरल हो रही है, 10-10 मिलियन व्यूज़ जा रहे हैं, इन दैट केस आप आराम से 5 से 8 लाख रुपए पर रील चार्ज कर सकते हो। तो रील्स के अलावा कुछ और भी मोनेटाइजेशन तरीके हैं इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पर ऐसा तो नहीं है, डायरेक्ट इनकम इंस्टाग्राम से कुछ होती नहीं है, तो आपको कोलैबोरेशंस ही करने पड़ेंगे। एक और तरीका है जैसे जिसमें आपको फॉलोअर्स की भी नीड नहीं है, पैसे कमाने के लिए आपको किसी भी तरीके के ज़्यादा फैंसी सेटअप या फेस दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने यूजीसी कंटेंट सुना होगा, तो यूजीसी कंटेंट में क्या होता है, स्टार्टिंग में ब्रांड तो बाटा शुरू करते हैं लेकिन आप धीरे धीरे उनसे चार्ज करना शुरू कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए आपको वीडियो बनानी है, ब्रांड को देनी है, ब्रांड पब्लिक करेगा, आपको कहीं Okay. पब्लिक भी नहीं करना, और उसमें आपके पास 0 फॉलोअर्स भी है तो भी कोई मैटर नहीं करता वो। वो बेसिकली ऐसा हो गया कि आप एज अ फ्रीलांसर जॉब कर रहे हो ब्रांड्स के लिए। हाँ, ब्रांड्स के लिए वो आपको प्रोडक्ट देंगे, आप वीडियो बना के दो, धीरे धीरे वो पेड में कन्वर्ट हो सकता है कि आप एक वीडियो का, आप बहुत अच्छा वीडियोस बना रहे हो तो आप एक वीडियो का चार्ज कर सकते हो उनसे। इसके अलावा जैसे अगर आपकी फैन फॉलोइंग है और आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए तो आप एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसा अर्न कर सकते हो, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट जो भी है, जो ये कि बहुत बड़ा income एफिलिएशन source का है, है। तो आप उनकी लिंक्स वगैरह स्टोरीज में शेयर करते हो और उसके थ्रू अगर सेलिंग होती है तो वो कमीशन मिलता है उसमें। हाँ, और यूट्यूब में क्या क्या तरीके हैं मोनेटाइजेशन के? यूट्यूब में तो मेन तो एडसेंस है जो फर्स्ट इनकम होती है, उसके बाद सेकंड कोलैबोरेशंस का आ जाता है, तीसरा है उसमें एफिलिएशन वाला है, और अब यूट्यूब अपना खुद का भी एफिलिएशन लेके आ गया है शॉपिंग के थ्रू। ओके, यूट्यूब शॉपिंग करके तो आप कोई भी अपने वीडियो में कोई भी प्रोडक्ट टैग कर सकते हो, और अगर कोई उस पर क्लिक करके बाय करता है तो यू विल गेट कमीशन, राइट, जो वट जो भी प्लेटफॉर्म का कमीशन होगा। इसके अलावा यूट्यूब में लाइव में चैट में जो सुपर चैट वगैरह मिलती है उससे वो हाई लेवल पर पहुंचने के बाद ही मिलती है जब आपको कोई देगा। प्लस आप एडिशनल अपना स्टोर, शॉपिफाई वगैरह पे अपना स्टोर बना के भी प्रोडक्ट वगैरह सेल कर सकते हो। तो यूट्यूब पे कई सारे ऑप्शंस हैं राइट। मोनेटाइजेशन के। थैंक यू सो मच मानसी जी, शैलेंद्र जी, सारी चीज़ें इतनी ट्रांसपेरेंटली शेयर करने के लिए। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस स्पीकिंग टू यू गाइज। आपकी जो 5 साल की जर्नी है पूरी यूट्यूब की, आपने इस कैप्सूल में ऐसे डाल दी है कि आई मीन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी एंड वेरी इंस्पायरिंग ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विद अस। इट वॉज अ प्लेजर टू हैव यू हियर सर। थैंक थैंक यू सेम हियर। यू सेम। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करना है कि आपको कौन से गेस्ट यहाँ चाहिए और उनसे क्या सुनना चाहते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे अपने पॉडकास्ट पे लेके आने की। थैंक यू सो मच। इट इज़ Davinder signing off from Grind and Plant. See you in next episode.